जब ताकत अपने चरम पर होती है तब उसे गिराने के लिए सबसे बड़े तूफान उठते हैं। शिवा सिंह अब सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो एक ऐसा साम्राज्य बन चुका है जिसे हर कोई खत्म करना चाहता है। लेकिन इस बार खेल पहले जैसा नहीं है, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम खड़ा है। हर तरफ जाल बिछ चुका है, हर चाल में खतरा छुपा है, और हर फैसला उसके साम्राज्य को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। अब ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि अस्तित्व की बन चुकी है। क्या शिवा इस अंधेरी दुनिया में अपनी हुकूमत को कायम रख पाएगा, या फिर इस बार कोई ऐसा वार होगा जो डेंजरस किंग को घुटनों पर ला देगा? लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ऐसी स्टोरीज कैसी लगती हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार, दिलचस्प और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ, तो अभी स्टोरी बॉक्स FM को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको एक नई दुनिया में ले जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सबसे खतरनाक और निर्णायक अध्याय को। दफ्तर के अंदर सुहानी अभी भी वहीं खड़ी थी, उसका पूरा शरीर मशीन के तेल से सना हुआ था। शिवा सिंह ने उससे कहा कि वह सोफे पर बैठ जाए, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह बहुत गंदी है और उसे डर है कि कहीं सोफा भी गंदा ना हो जाए। शिवा को उस पर तरस आ गया। उसने सुहानी का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया, फिर अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और बड़े प्यार से उसके चेहरे से तेल पोंछने लगा। सुहानी की तो जैसे सांस ही रुक गई थी, वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस शिवा को देखे जा रही थी। शिवा की सांसें उसके खूबसूरत चेहरे को छू रही थीं, जिससे उसे एक अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। शिवा अपने रुमाल से उसका चेहरा ऐसे साफ कर रहा था जैसे वह किसी बेशकीमती कलाकृति को संवार रहा हो। धीरे धीरे सारा तेल साफ हो गया और उसके नैन नक्श निखर कर सामने आ गए। एक बेहद खूबसूरत चेहरा। सुहानी जी, आगे चलकर मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। कृपया कुछ और कारीगरों को काम सिखाने की जिम्मेदारी उठाओ। हम सुहानी जी, तुम्हें आगे चलकर और भी अक्षर पढ़ने लिखने सीखने होंगे ताकि तुम जीवन में और तरक्की कर सको। हम सुहानी जी, भविष्य में कभी किसी बाहरी इंसान के सामने उन 2 पंक्तियों वाली कविता को मत सुनाना। क्यों? क्योंकि वह हमारा राज है। सुहानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। एक राज? सच में शिवा बाबू के साथ मेरा एक राज है। यह एहसास कितना अनोखा था। मेरे दिल में इतनी मिठास क्यों घुल रही है? ऐसा लग रहा है जैसे माँ के हाथ की बनी कोई मीठी मिठाई खाली हो। शिवा ने रुमाल से सुहानी की भौहों और आंखों को प्यार से पोंछा। अचानक उसने देखा कि सुहानी खुशी से भर उठी थी और उसकी आंखों में एक शर्मीला सा एहसास झलक रहा था। शिवा खुद को रोक नहीं पाया। उसने हल्के से सुहानी की ठुड्डी को अपने हाथ से उठाया और उसके गुलाबी होंठों को चूमने के लिए आगे बढ़ा। सुहानी का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी खूबसूरत आंखों में शर्म छलक रही थी। वह शिवा की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। जब शिवा उसके एकदम करीब आ गया तो वह कांपती हुई आवाज में पूछ बैठी, शिवा बाबू, आप ये क्या कर रहे हैं? इससे पहले कि शिवा अपने काम से उसे जवाब देता, उसकी मेज पर रखा फोन जोर से बज उठा। शिवा पल भर के लिए चौंक गया। वहीं सुहानी का शरीर एकदम ढीला पड़ गया, जैसे वह किसी बड़ी मुसीबत से बच निकली हो। आप फोन उठा लीजिए, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह किसी डरी हुई छोटी खरगोश की तरह वहां से भाग गई। शिवा मुस्कुरा दिया। उसे वह लड़की और भी प्यारी लगने लगी थी। शिवा अपनी मेज के पास गया, फोन उठाया और दूसरी तरफ से एक विदेशी आदमी की आवाज़ आई, क्या मैं शिवा सिंह जी से बात कर रहा हूँ? मैं मुंबई के रॉयल बैंक मुख्यालय से बोल रहा हूँ। मानव संसाधन विभाग के दस्तावेजों के अनुसार आप श्रीमान रवि के गांटर हैं। ... रानी मार्ग सेंट्रल का एक नंबर, रॉयल बैंक मुख्यालय। यहाँ पहुँचने के बाद शिवा सीधे बैंक के मानव संसाधन विभाग की ओर चल दिया। शिवा ने एक शानदार सूट पहन रखा था और उसका अंदाज इतना रौबदार था कि दरवाजे पर खड़े पहरेदार की उसे अंदर आते देखे पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई कि वह यहाँ क्यों आया है। मानव संसाधन विभाग के दरवाजे पर पहुंचकर शिवा ने सीधे सचिव को अपने आने का कारण बताया। वह मानव संसाधन प्रबंधक श्रीमान विलियम्स से मिलना चाहता था। जल्द ही शिवा को अंदर जाने का बुलावा आ गया। जब शिवा दफ्तर के अंदर गया तो उसने विलियम्स को अपनी मेज के पीछे बैठे देखा। उसे अंदर आता देख विलियम्स ने उसे बैठने का इशारा किया। वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। कुछ औपचारिक बातों के बाद शिवा ने विलियम्स से पूछा कि बात क्या है। विलियम्स ने पैर पर पैर रखा, अपनी कलम से मेज को थपथपाया और बोला, मुझे बहुत खेद है शिवा बाबू। हालांकि आप विजय सिंघानिया जी के दोस्त हैं और रवि को यहाँ आपकी सिफारिश पर ही नौकरी मिली थी, लेकिन हम सच में उसे यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि उसे नौकरी से निकाला जा रहा है। क्यों? विलियम्स ने अपनी कलम नीचे रखी, खड़ा हुआ और बोला, कारण बहुत सीधा है।
उसने हमारे बैंक के नियमों का पालन नहीं किया और यहाँ तक कि किसी के साथ मारपीट भी की है। सच में, लगता है बात काफ़ी बढ़ गई है। विलियम्स थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि शिवा की बातों और चेहरे के भावों में गजब की शांति थी। अक्सर जब ऐसे हालात बनते हैं तो गांठ या तो गिड़गिड़ा कर रहम की भीख मांगते हैं या फिर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। हाँ, अब हालात सुधारे नहीं जा सकते, हमें उसके आने का इंतज़ार करना होगा, वह खुद आपको सारी बात तफसील से बताएगा। ये कहकर विलियम्स वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में रवि को अंदर लाया गया। वह 17 साल का लड़का अभी वह बड़ा व्यापारी नहीं बना था जो वह भविष्य में बनने वाला था। अंदर आते समय वह थोड़ा डरा हुआ था और शिवा को देखते ही उसने अपनी नज़रें चुरा लीं, उसकी तरफ देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। आखिरकार शिवा उसका गांठा था। अभी उसे यहाँ आए सिर्फ 7 दिन ही हुए थे और उसने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। कितनी शर्मिंदगी की बात थी। रवि, क्या हुआ, मुझे बताओ। शिवा की आवाज़ में बहुत शांति थी। रवि ने झेपते हुए अपना सिर खुजाया। जाने भी दीजिए, मेरी किस्मत ही खराब है। बाकी सब भी तो काम करते हैं और मैं भी करता हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 7 दिन हुए हैं और मुझे 7 बार थप्पड़ पड़ चुके हैं। इसके बाद रवि ने अपनी सारी भड़ास निकाल दी। उसने बताया कि वह बड़ी खुशी खुशी काम पर आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जगह उसके लिए मनहूस है, क्योंकि पहले ही दिन उसका सामना एक घटिया विदेशी से हुआ जिसने बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ठीक है, रवि ने इसे भी बर्दाश्त कर लिया। पहले दिन अपने मालिक पर अच्छा प्रभाव छोड़ना ज़रूरी होता है। संयम रखना ही एक सच्चे इंसान की पहचान है। दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन वह विदेशी आदमी तो जैसे उसके पीछे ही पड़ गया। वह हर रोज़ उसे थप्पड़ मारता था, बिना नागा किए, यहाँ तक कि अपनी माँ के हाथ के खाने से भी ज़्यादा समय का पाबंद था वह। रवि अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। भले ही किसी की किस्मत कितनी भी खराब क्यों न हो, इतनी खराब तो नहीं हो सकती। इसलिए 7वें दिन रवि से रहा नहीं गया। सामने वाला कोई मेहमान है या विदेशी, इसकी परवाह किए बिना उसने उस आदमी की टाई पकड़ी और उसे बुरी तरह पीट दिया। अचानक उसके आसपास तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि उसने देश का नाम रोशन किया है। रवि, जिसे मुश्किल से ही कभी अपना सिर ऊंचा करने का मौका मिलता था, उसने पिछले कुछ दिनों में पड़े थप्पड़ों का सारा गुस्सा निकाल दिया। उसने अपने हाथ जोड़कर चारों तरफ खड़े लोगों का अभिवादन भी किया और बोला, यह मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। मैं ये स्वीकार करता हूँ। उसने सीधे तौर पर खुद को एक राष्ट्रीय नायक मान लिया था जिसने एक विदेशी की पिटाई की थी। रवि खुश तो था, लेकिन उसकी नौकरी चली गई। उसका गांठ होने के नाते स्वाभाविक रूप से शिवा को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। शिवा ने उसके लिए जो 3000 रुपये अमानत के तौर पर जमा किए थे, शायद अब वे भी डूब जाने वाले थे। रवि की सफाई सुनने के बाद शिवा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर रवि की नाक की तरफ उंगली दिखाते हुए बस इतना ही कहा, मेरे पास तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। शिवा को थोड़ा गुस्से में देखकर रवि ने बात को और आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की और धीरे से बोला, मैं आपका यह एहसान हमेशा याद रखूंगा और धीरे धीरे आपके 3000 रुपये चुका दूंगा। मैं सच में यह नौकरी और नहीं कर सकता, अच्छा ही है कि मुझे निकाल दिया गया। वह थोड़ा रुका, फिर एक पीड़ित आवाज़ में बोला, आप नहीं जानते, ये काम इंसानों के लायक नहीं है, यहाँ हर समय बस मार ही पड़ती है। शिवा ने गुस्से से रवि को घूरा और रवि की एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं हुई। शिवा मुड़ा, खड़ा हुआ और उसने विलियम्स से माफ़ी मांगी, मुझे बहुत खेद है श्रीमान विलियम्स, मैं इसे अभी यहाँ से ले जाता हूँ। शिवा की यह बात सुनकर विलियम्स ने राहत की सांस ली। आखिरकार शिवा विजय सिंघानिया का दोस्त था और विजय का परिवार रॉयल बैंक का एक बड़ा हिस्सेदार था। अपनी नौकरी बचाने के लिए उसे उनकी भावनाओं का ध्यान रखना ही पड़ता। अगर शिवा ने रवि को नौकरी पर रखने की जिद की होती तो उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। अब जब वह खुद ही यहाँ से जाने के लिए तैयार था तो इससे बेहतर और क्या हो सकता था। ... शिवा रवि को मानव संसाधन विभाग से बाहर ले आया। वह बिना कुछ कहे आगे आगे चल रहा था। रवि ने 2 बार खांसा और उसके कदम से कदम मिलाते हुए बोला, शिवा कुछ तो बोल। अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो मुझे लगेगा कि तू नाराज है। शिवा ने रूखी आवाज़ में जवाब दिया, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारे लिए यह नौकरी खोजी थी। अगर तुम्हें यह नहीं करनी थी तो मैं क्या कर सकता हूँ। अरे तुम्हारी यह बात सही नहीं है। मुझ पर तुम्हारा एहसान है, मैं तुम्हारे 3000 रुपये वापस कर दूंगा। पैसे वापस करोगे? तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है, तुम पैसे कैसे वापस करोगे? मैं... रवि के पास कोई जवाब नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा न कि मैं कहीं और काम ढूंढ लूँगा। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? यह... रवि फिर से खामोश हो गया। शिवा ने रूखेपन से कहा, मेरी फैक्ट्री में आकर काम करो। तुम वहाँ काम करके मेरे पैसे चुका सकते हो। क्या बात है, तुम नहीं आना चाहते? नहीं, तुम्हारी फैक्ट्री, वहाँ जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है।
रवि ने थूक गटकते हुए कहा। शिवा मुड़ा और दूसरी दिशा में चल दिया। रवि भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब तुम कहाँ जा रहे हो? पेशाब करने। ओह, रवि उसके पीछे नहीं गया। तभी पास खड़े एक हिंदुस्तानी कर्मचारी ने उसे आवाज़ दी। रवि, क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ, मैंने काम छोड़ दिया है। रवि, तुम कमाल हो। तुमने उस विदेशी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह चीख रहा था। यह कोई बड़ी बात नहीं है, हम हिंदुस्तानी हमेशा इन विदेशियों से दबकर नहीं रह सकते। बिल्कुल सही, हमें खड़ा होना होगा, हमें विरोध करना होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? काम के समय बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी तनख्वाह काट लूंगा। वहां गश्त लगा रहा एक विदेशी अधिकारी उनके पास आ गया। तुरंत ही वह भीड़ जो कुछ पल पहले इतनी जोश में थी, एकदम शांत हो गई और वापस अपने काम में लग गई। डॉट डॉट डॉट। शिवा शौचालय गया, आईने के सामने अपने हाथ धोए और अपने बाल संवारे। तभी एक आदमी बैसाखी के सहारे लंगड़ाता हुआ अंदर आया। उसने शिवा को देखा और उसके करीब आने की कोशिश करते हुए बोला, 7 दिन, एक दिन का 300, कुल मिलाकर 2100 हुए। शिवा मुड़ा और उस विदेशी गुंडे की तरफ देखा जिसे रवि ने पीट पीट कर लगभग अपाहिज ही कर दिया था। शिवा ने पहले से तैयार किए हुए पैसे उसकी कमीज की जेब में डाल दिए और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। इतना कहकर शिवा ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। उसके पीछे खड़े उस विदेशी ने अचानक टूटी फूटी हिंदी में उसे आवाज़ दी, साहब, सच कहूं तो आपका पैसा कमाना सच में बहुत मुश्किल काम है। नालासोपारा में फैक्ट्री के बाहर परिवहन दल के प्रभारी बल्लू दादा और सुरक्षा दल के प्रभारी दाढ़ी वाले रंगा के लिए एक साथ बैठकर आराम फरमाने का यह एक बहुत ही दुर्लभ मौका था। बल्लू दादा ने विदेशी सिगरेट मालबोरो की एक शानदार डिब्बी निकाली, उसमें से एक सिगरेट निकाली और दाढ़ी वाले रंगा की तरफ बढ़ा दी। रंगा ने उस पर एक नज़र डाली, उस सिगरेट को अपने बाएं कान पर अटका लिया और अपनी जेब से 55 ब्रांड की एक शानदार सिगरेट की डिब्बी निकाली। उसने उसमें से एक सिगरेट निकालकर बल्लू दादा को दी और बोला, इसे पीकर देखो। जल्द ही दोनों फैक्ट्री के बाहर खेतों को निहारते हुए एक साथ उकड़ू बैठ गए और धुएं के छल्ले उड़ाने लगे। सच कहूं तो हमारी दोस्ती एक लड़ाई के बाद ही हुई थी। हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन किसने सोचा था कि एक दिन हम इस तरह साथ बैठकर सिगरेट पिएंगे। बल्लू दादा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और सिगरेट की राख झटकी। हाँ, उस समय गोदी के मामले को लेकर मेरी तुमसे लगभग हाथापाई हो ही गई थी। रंगा थोड़ा ज्यादा ही नीचे झुककर बैठ गया था, इसलिए उसने अपने पैरों को थोड़ा करीब कर लिया। पिछली बार तुमने मुझे वेस्टर्न ओशन स्ट्रीट पर खाना खिलाया था, आज रात मैं तुम्हें ताई होंग हाउ में शराब और मनोरंजन की दावत दूंगा। बल्लू दादा ने दरियादिली दिखाते हुए कहा, मैंने सुना है कि वहाँ के चाय घरों में कुछ बहुत खूबसूरत लड़कियां आई हैं, जिनमें तुम्हारी पसंदीदा थाई लड़की भी शामिल है। थाई लड़कियां? मुझे वे बहुत पसंद हैं। रंगा की दिलचस्पी जगी, लेकिन वह तुरंत पीछे हट गया। नहीं भाई, आज रात मुझे पैसे वसूलने के लिए कॉलून वॉल सिटी जाना है। अरे, क्या वह अभी भी उस बस्ती में शर्मा किराने की दुकान है? हाँ, मैं उनके मालिक को जानता हूँ। हमारी फैक्ट्री से उनकी दुकान में माल जाता है और उनके यहाँ हमारे इंस्टेंट नूडल्स धड़ल्ले से बिकते हैं। लेकिन इस महीने के अंत में उनके पास पैसों की थोड़ी तंगी थी और मेरी खातिर शिवा भाई ने उन्हें 2 दिन का और समय दे दिया था। आज उन्होंने किसी को भेजकर कहलवाया है कि मैं जाकर पैसे ले आऊं। तो फिर तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैंने सुना है कि आजकल कॉलून वॉल सिटी सुरक्षित नहीं है। नशेड़ियों का एक झुंड अपना नशा खरीदने के लिए हर जगह लोगों को लूट रहा है। उन्हें कोशिश करने दो, अगर वे मेरे हाथों से पैसे छीन पाए तो मैं उन्हें अपना बाप मान लूंगा। रंगा ने आंखें सिकुड़ी, उसके मुंह में लटक रही सिगरेट रुक रुक कर चमक रही थी। बल्लू दादा ने रंगा के कंधे को थपथपाया, सावधानी बरतना हमेशा अच्छा होता है। वैसे शिवा भाई ने कहा था कि वह आज एक नए आदमी से मिलवाने वाले हैं और उन्होंने कहा कि वह किसी तरह का प्रबंधन का हुनरमंद इंसान है, लेकिन कौन जाने वह क्या होता है। अगर शिवा भाई कहते हैं कि कोई हुनरमंद है तो वह पक्का हुनरमंद ही होगा। लोगों को परखने में वे कभी गलत नहीं हो सकते। बल्लू दादा ने थोड़ी हैरानी से रंगा की ओर देखा, उसे लगा कि रंगा अब शिवा पर आंख मूंदकर विश्वास करने लगा है। थोड़ी गहराई से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि वह खुद भी उससे कुछ अलग नहीं था। फिर से सोचते हुए, जब से वह शिवा से मिला था, शिवा का हर फैसला एकदम सही और सटीक साबित हुआ था। घुड़दौड़ पर दांव लगाना, गोदी खोजना, फैक्ट्री खोलना और इंस्पेक्टर रणविजय सिंह को हिंदुस्तानी डिटेक्टिव एजेंसी का मुख्य इंस्पेक्टर बनने में मदद करना, उसका उठाया गया हर कदम इतना शानदार और अविश्वसनीय था कि उसके जैसे कठोर इंसान का मन भी ताली बजाने और खुशी से झूम उठने को करता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शिवा भाई कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई देवता या फरिश्ता है। बल्लू दादा के मन में अचानक यह अजीब सा ख्याल आया। तभी अंदर से एक गाड़ी के आने की आवाज़ आई। रंगा ने तुरंत अपने मुंह से सिगरेट निकाली, उसे जमीन पर कुचला और बल्लू दादा से बोला, शिवा भाई आ गए हैं।
बल्लू दादा ने भी जल्दी से अपनी सिगरेट बुझाए, अपने कपड़े झाड़े और खड़ा हो गया। शिवा ने गाड़ी रोकी और रवि के साथ बाहर निकला। रवि के चेहरे के भाव बहुत ही अजीब और बदलते हुए से थे। जब से वह गाड़ी में बैठा था तब से वह बहुत बेमन से यहाँ आ रहा था। शिवा और वह एक साथ पले बड़े थे। बचपन से ही वह अपनी ताकत के घमंड में शिवा को परेशान करता था और उसे एक ऐसा रोतलू कीड़ा कहकर चिढ़ाता था जिसकी हमेशा नाक बहती रहती थी। रवि की यादों में शिवा एक बहुत ही कमज़ोर इंसान था, लेकिन अब इस कमज़ोर लड़के ने सच में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था और यहाँ तक कि नालासोपारा में एक फैक्ट्री भी खोल ली थी। और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से पढ़ाई करने वाला एक होनहार छात्र होने के बावजूद कनाडा में आगे की पढ़ाई करने के बजाय उसे यहाँ आकर उसके लिए काम करना पड़ रहा था। रवि इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकता था? ख्यालों में खोया हुआ रवि गाड़ी से बाहर निकला और खुद को सामने बनी फैक्ट्री की ओर देखने से रोक नहीं पाया। पहले उसके मन में जो तिरस्कार और नफरत थी वह उसे एक नज़र के साथ ही गायब हो गई, क्योंकि वह फैक्ट्री सच में बहुत विशाल थी। वह लगभग 500 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई थी, मानो कोई विशाल पहाड़ उसके सामने सीना ताने खड़ा हो। अरे, क्या ये तुम्हारी फैक्ट्री है? रवि ने आगे की ओर इशारा करते हुए पूछा। उसने हमेशा सोचा था कि शिवा चाहे कितना भी सफल या घमंडी क्यों न हो जाए, उसकी फैक्ट्री बहुत बड़ी नहीं होगी, शायद एक छोटे से शौचालय से भी छोटी होगी। लेकिन अब क्या वह कोई सपना देख रहा था? रवि ने खुद को चिकोटी काटी, सच में दर्द हुआ। हाँ, यह मेरी फैक्ट्री है। अब इसमें लगभग 1500 कर्मचारी काम करते हैं और 10 उत्पादन लाइनें हैं। पिछले महीने का शुद्ध मुनाफा 3 लाख था और अगर कोई अप्रत्याशित बात नहीं हुई तो इस महीने ये 5 लाख तक पहुंच जाएगा। 5 लाख? बाप रे! रवि की सांसें अटक गईं। रवि बहुत अच्छी तरह जानता था कि इस दौर में 5 लाख रुपयों का क्या मतलब होता है। उसके पिता, जो दिन में 24 घंटे काम करते थे, कड़ी मेहनत के बाद महीने के केवल 30,000 रुपये ही कमा पाते थे, लेकिन शिवा ने एक झटके में 5 लाख रुपये कमा लिए थे। ये कैसे संभव है? क्या उस हिसाब से यह साल के 60 लाख नहीं हो जाएंगे? रवि को थोड़ा शक हो रहा था। शिवा ने कोई सफाई नहीं दी और उसी समय बल्लू दादा और रंगा वहां आ गए। शिवा ने रवि से उनका परिचय करवाया। इनका नाम बलराम है, जिसे सब बल्लू दादा बुलाते हैं, और इनका विदेशी नाम हेनरी बलराम है। बल्लू दादा को कुछ समझ नहीं आया कि उसे यह विदेशी नाम कब मिल गया। और जहां तक इनकी बात है, इनका नाम पंकज है, जिन्हें सब दाढ़ी वाला रंगा कहते हैं, और इनका विदेशी नाम पीटर पंकज है। रंगा के चेहरे के भाव भी बिल्कुल बल्लू दादा जैसे ही थे। माफ़ करना रवि, हमारी फैक्ट्री काफ़ी बड़ी है और जल्द ही विदेशी बाजारों में अपने पैर पसारने वाली है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर कदम बढ़ाने वाली है, इसलिए सहूलियत के लिए यहाँ सबको एक विदेशी नाम दिया गया है। शिवा की बातें सुनकर रवि दंग रह गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ओर कदम? मेरा नाम रवि है और मेरा विदेशी नाम जोसेफ रवि है। रवि ने मन ही मन सोचा, खुदा का शुक्र है कि मेरी अक्ल ने सही समय पर काम किया और मेरी बेइज्जती होने से बच गई। बल्लू दादा हमारे परिवहन दल के प्रमुख हैं और रंगा हमारे सुरक्षा दल के प्रमुख हैं, शिवा ने आगे कहा। और रवि, तुमने तो हमेशा अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई की है ना? रवि ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए बोला, बिल्कुल सही, मुझे व्यापार प्रबंधन में बहुत गहरी दिलचस्पी है। मैंने एडम स्मिथ की द वेल्थ ऑफ नेशंस और बर्नार्ड की द मैनेजरियल फंक्शन पढ़ी है। और जैसा कि तुम जानते हो, मेरा परिवार हमेशा से व्यापार से जुड़ा रहा है। मैं बचपन से ही इस माहौल में रहा हूं और मुझे व्यापार प्रबंधन की बहुत गहरी समझ है। रवि को इतने घमंड से भरा हुआ और इतने शानदार तरीके से बोलते हुए देखकर बल्लू दादा और रंगा को एहसास हुआ कि वह सच में एक बहुत हुनरमंद इंसान था। चूंकि तुम व्यापार प्रबंधन में इतने हुनरमंद हो, तो मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। रवि ने अपनी ठुड्डी और भी ऊंची कर ली और शिवा द्वारा अपनी नौकरी और पद के ऐलान का इंतजार करने लगा। इसे सुरक्षा दल में शामिल कर लो। क्या? रवि हक्का बक्का रह गया। रंगा भी हैरान रह गया। उसने रवि की तरफ देखा, फिर शिवा की तरफ देखा और बोला, शिवा भाई, क्या आप पक्का कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? आप इस जोसेफ रवि को आज से मेरे नीचे काम करने के लिए कह रहे हैं? शिवा ने सिर हिलाया। क्यों? क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी है? रंगा ने जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। मुझे इससे परेशानी है। रवि ने अपना हाथ उठाया। मैंने अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई की है, मुझे सुरक्षा दल में डालने का क्या मतलब है? शिवा ने उसे गहरी नज़रों से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ अपना हुनर बर्बाद कर रहे हो? तो क्या ये सच नहीं है? शिवा हंसा और रंगा की तरफ मुड़कर बोला, रंगा, क्या तुम आज रात पैसे वसूलने के लिए कॉलून वॉल सिटी जा रहे हो? जी शिवा भाई, इसे भी अपने साथ ले जाना। शिवा ने कहा, इसे भी पता चलने दो कि असली हुनर क्या होता है।
एक विशाल यात्री विमान हवा को चीरता हुआ कॉलून वॉल सिटी के ठीक ऊपर से गुजरा। उसकी गगनभेदी आवाज़ ने पूरे आसमान को गुंजा दिया। उस बस्ती की ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोगों को ऐसा लगता था जैसे वे हाथ बढ़ाकर उस विमान को छू लेंगे। नीचे ज़मीन पर बच्चों की एक टोली हंसती खेलती उस विमान के पीछे पीछे दौड़ रही थी। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी में कॉलून वॉल सिटी बेहद रहस्यमयी और अजीब सी लग रही थी। रवि ने हमेशा सुना था कि यह बस्ती एक खौफनाक जगह है, जहां कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। शरीफ इंसानों का यहाँ कोई काम नहीं। उसे लगता था कि यह अपराधियों का अड्डा है, जहां पुलिस भी घुसने से कांपती है। लेकिन आज अपनी इसी उत्सुकता को शांत करने के लिए रवि दाढ़ी वाले रंगा के साथ इस खतरनाक बस्ती में आ ही गया था। उसने चारों तरफ देखा, वहां गजब की चहल पहल थी, बिल्कुल किसी आम बाजार की तरह। रंगा ने रवि की तरफ देखकर कहा, बाहर जो भी कहानियां उड़ती हैं वो सब झूठ हैं। यहाँ के भी अपने कड़े नियम हैं। जो नियम तोड़ता है उसे सीधा बाहर फेंक दिया जाता है। इसलिए जब तक तुम कायदे में हो, डरने की कोई बात नहीं। चलते चलते रंगा एक ठेले के पास रुका। उसने एक कटोरी करी वाली मछली की पकौड़ी मांगी और रवि से पूछा कि क्या वह भी खाना चाहेगा। रवि ने एक लकड़ी की तीली से एक पकौड़ी उठाई और मुंह में डाल ली। अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत लाजवाब है। होगा ही, यहाँ की पकौड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, बिल्कुल अलग स्वाद है इनका। अलग क्या है इसमें? रवि ने पूछा। बनाने वाले का कमाल है भाई, यह मशहूर जग्गू की दुकान है। इसके हाथों की बनी पकौड़ियाँ सबसे ज़्यादा रसीली और मुलायम होती हैं। तो फिर एक कटोरी मेरे लिए भी लगा दो। रवि ने भी एक कटोरी ले ली और मज़े से तीली से चुभा चुभा कर खाने लगा। हंसते मजाक करते हुए वे दोनों एक नुक्कड़ पर पहुंचे। वहां एक बड़ी सी खाली जगह थी। एक तरफ कुछ मोटे तगड़े कुत्ते बंधे हुए थे और वहां गोश्त पकाया जा रहा था। दूसरी तरफ एक बड़ा सा कमरा था जिसे लकड़ी के तख्तों से ढक दिया गया था। उन तख्तों में कई छेद थे और बहुत सारे आदमी उन छेदों में आंखें गड़ाए अंदर झांक रहे थे। रंगा गोश्त पकाने वाले को पहचानता था, इसलिए वह उससे बातचीत करने लगा। इधर रवि पकौड़ी चबाता हुआ झूमता टहलता उस लकड़ी वाले कमरे की तरफ चला गया। तभी एक अजीब सा दिखने वाला लालची सा आदमी मुड़े तुड़े नोटों की गड्डी पकड़े उसके पास आया। रवि ने ऊपर टंगे बोर्ड की तरफ देखा। रवि हंस पड़ा, तुमने तो शब्दों की वर्तनी ही गलत लिखी है। अंदर ऐसा क्या खास है जो सब झांक रहे हैं? वह लालची आदमी मुस्कुराया, अरे बाबूजी, सही गलत तो अंदर देखकर ही पता चलेगा ना। सिर्फ 3 रुपये का टिकट है। मेरा दावा है मज़ा आ जाएगा। रवि की उत्सुकता जाग उठी। उसने अपनी जेब से 3 रुपये निकाले और उस आदमी के हाथ में रख दिए। फिर मुंह में पकौड़ी चबाते हुए उसने एक छेद से अंदर झांका। कुछ ही पलों बाद रवि ने होठों पर जीभ फेरी। वह अभी भी उस नज़ारे के खुमार में था। उसने ऊपर बोर्ड की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, कॉलून वॉल सिटी में सचमुच बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं। कैसा पागल है। चल अब पैसे वसूलने चलते हैं। जैसे ही रंगा का ध्यान रवि की तरफ गया, वह वहां से गायब था। बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढने के बाद रंगा उसे खींचता हुआ शर्मा किराने की दुकान की ओर ले गया। किराने की दुकान का मालिक और रंगा पुराने दोस्त थे। रंगा को देखते ही बिना किसी औपचारिकता के मालिक ने पैसे निकालकर उसके हाथ में रख दिए। रंगा ने उसे कुछ और बातें समझाईं। देख भाई, कारखाने में अब माल ज़्यादा बन रहा है। अगर तुझे और माल चाहिए तो बता देना, आपूर्ति बढ़ा देंगे। मालिक बहुत खुश था। यहाँ शिवा इंस्टेंट नूडल्स की बहुत मांग थी। बच्चे और ताश खेलने वाले इसे खूब पसंद करते थे। यहाँ तक कि जो औरतें खाना बनाने में आलस करती थीं, वे भी इसे मुख्य भोजन के तौर पर खरीद ले जाती थीं। जहाँ एक तरफ रंगा और दुकान का मालिक बातों में मगन थे, वहीं रवि बोरियत के मारे उबासियाँ ले रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि बाहर की सारी खौफनाक कहानियाँ सचमुच बकवास थीं। ये जगह तो बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ उतने बुरे लोग भी नहीं हैं। जब वह तीसरी बार हाथ फैलाकर उबासी ले रहा था, तभी रंगा बाहर आया। उसने अपने हाथ में 10,000 रुपये की गड्डी लहराए और रवि से बोला, पैसे मिल गए। चल अब वापस चलते हैं और हिसाब किताब करते हैं। रवि ने रंगा के कदम से कदम मिलाते हुए कहा, इतनी रात हो गई है, अब नाला सुपारा वापस जाने में बहुत समय लगेगा। क्यों न आज रात यहीं रुक जाएं? रंगा ने आसमान की तरफ देखा, फिर रवि की ओर मुड़कर बोला, यहाँ के भी नियम हैं और हमारे कारखाने के भी। पैसा एक बार हाथ में आ गया तो उसे ठिकाने पहुंचाना ही पड़ता है, चाहे कितनी भी रात क्यों न हो जाए। रंगा की इस जिद को देखकर रवि को लगा कि वह सचमुच पागल हो गया है। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और पूरी बस्ती धीरे धीरे अंधेरे की चादर में लिपट रही थी। रंगा रवि को लेकर बस्ती के निकास द्वार की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक उनके सामने एक परछाई आकर खड़ी हो गई। वह एक अजीब सा आदमी था। उसका सिर नीचे की तरफ लटका हुआ था, शरीर बुरी तरह कांप रहा था और वह तिरछी नज़रों से रंगा और रवि को घूर रहा था। रवि ने रंगा से पूछा, यह क्या कर रहा है? रंगा चुप रहा।
उसने सतर्क नज़रों से चारों तरफ देखा और फिर उस जीवित लाश की तरह खड़े आदमी को घूरने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। रंगा समझ गया था कि यह आदमी एक नशेड़ी है। जो भी उस जहर का सेवन करता था वह उसका गुलाम बन जाता था, और जब उन्हें खुराक खरीदने के पैसे नहीं मिलते तो वे किसी जंगली जानवर की तरह खूंखार हो जाते थे। हालांकि कोलून वॉल सिटी के अपने सख्त नियम थे, लेकिन इन नशेड़ियों को नियम तोड़ने से कोई डर नहीं लगता था। अब जो भी हो, तुम मेरे पीछे ही रहना। रंगा ने अपनी कमर में रखा वह पुराना चाकू निकाला जिसे वह सालों से अपने साथ रखता था और रवि को सख्त हिदायत दी। रवि ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे अकेला ही तो है, इससे क्या डरना। रवि के मुंह से यह बात पूरी निकली भी नहीं थी कि अंधेरे में से कई और खौफनाक परछायां बाहर निकल आईं। देखते ही देखते 7-8 खूंखार आदमियों ने उन्हें घेर लिया। उनकी आंखें भूखे भेड़ियों की तरह चमक रही थीं। वे रंगा और रवि को घूरते हुए एक डरावनी और चुभने वाली हंसी हंसे, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अपनी जान प्यारी है तो वो पैसों की गड्डी यहीं छोड़ जाओ। ... तटीय खाड़ी चौल। शिवा भाई, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह टीवी इतना भारी होगा। बल्लू ने एक नया खरीदा हुआ लिडी टीवी अपने कंधों पर उठा रखा था और हौंकता हुआ शिवा के पीछे पीछे तीसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ रहा था। शिवा ने पलटकर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर थक गए हो तो थोड़ी देर सुस्ता लो। लाओ, इसे मैं उठा लेता हूँ। अरे मजाक कर रहे हो क्या? मैं बल्लू दादा हूँ। मैंने बंदरगाहों पर भारी भारी बोरियां उठाई हैं। ये तो सिर्फ तीसरी मंजिल है। अगर 10वीं मंजिल भी होती तो मैं इसे एक सांस में ऊपर चढ़ा देता। शिवा हंसा और बोला कि सच कहूं तो ताकत के मामले में वह कभी भी बल्लू और उसके जैसे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। उस जमाने के टीवी लोहे के भारी भरकम बक्सों जैसे होते थे। एक एक टीवी का वजन कम से कम 60 से 70 पाउंड तक होता था। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही शिवा की नज़र उस कमरे पर गई जिसे उसने सामान रखने के लिए सोचा था, लेकिन वहां से रोशनी की कुछ किरणें बाहर आ रही थीं जिससे लग रहा था कि वह कमरा किसी को किराए पर दे दिया गया है। शिवा के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसे अजनबियों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसकी बड़ी बहन शिखा को पैसों से बहुत प्यार था तो यकीनन उसी ने किराएदार ढूंढने का यह महान काम किया होगा। शिवा ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही शिखा की नज़र सीधे उस बड़े से टीवी पर पड़ी जिसे बल्लू ने उठा रखा था। वह चौंक कर चिल्लाए, अरे बाप रे, यह क्या उठा लाए? शिवा ने शांति से कहा, मैंने एक नया टीवी खरीदा है और बल्लू भाई इसे ऊपर तक लेकर आए हैं। टीवी? शिखा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जैसे ही बबली ने टीवी शब्द सुना, उसने तुरंत अपना स्कूल का काम वहीं छोड़ा और खुशी से उछलती हुई कमरे से बाहर आ गई। वह तालियां बजाते हुए चहक उठी, ये हमारे घर में टीवी आ गया। शिखा ने घबराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, ये टीवी बहुत महंगा होगा। ऊपर से इसे देखने के लिए हर महीने 20 रुपये से ज़्यादा का खर्चा आएगा। ये तो सरेआम लूट है। पैसे मैं भर दूंगा। ये कहते हुए शिवा घर के अंदर दाखिल हो गया। बल्लू ने अपना एक पैर दीवार पर टिकाया ताकि टीवी को सहारा मिल सके। वह हौंकते हुए शिखा से बोला, माफ़ करना बहन जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेरी कमर टूटने वाली है, ये बहुत भारी है। शिखा ने तुरंत रास्ता छोड़ दिया और बल्लू एक ही सांस में टीवी को अंदर ले गया। शिवा के बताए अनुसार उसने सावधानी से टीवी को बैठक में रखी लकड़ी की मेज़ पर रख दिया। टीवी रखते ही उसने एक लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, मुझे सच में कसरत शुरू करनी पड़ेगी। इन दिनों खाने पीने के चक्कर में मैंने अपना शरीर खराब कर लिया है। दीदी, कल टीवी केंद्र से कुछ लोग तार लगाने के लिए आएंगे। ध्यान रखना और उनका अच्छे से स्वागत करना। शिवा ने अपना कोट उतारा और उसे एक इस्पात की खूंटी पर टांग दिया। फिर उसने अपनी टाई ढीली की और उसे भी उसी खूंटी पर लटका दिया। तुम तो आजकल मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। इतनी बड़ी चीज़ खरीदने से पहले कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेते। हाँ भाई, अब तुम बड़े आदमी बन गए हो, कामयाब हो गए हो। अब तुम्हें मेरी क्या ज़रूरत, सारे फैसले खुद ही कर सकते हो। शिखा ने अपने छोटे भाई को ताना मारते हुए आंखें घुमाईं। उसकी आवाज़ में शिकायत थी, लेकिन उसकी नज़रें बार बार उस चमचमाते टीवी की तरफ ही जा रही थीं। शिवा ने हंसते हुए बात टाल दी, अरे दीदी, सिर्फ एक टीवी ही तो है, इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें सही बात समझा रही हूँ। शिखा ने मुंह बनाते हुए अपना बचाव किया। ठीक है, तो फिर मुझे भी एक बात समझाओ। शिवा ने बगल वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने उस कमरे को किराए पर देने से पहले मुझे क्यों नहीं बताया? यह शिखा की बोलती बंद हो गई। अपनी बहन को निशब्द देखकर शिवा मुस्कुराया। उसने ठंडे बक्से को खोला, वहां से बियर की 2 बोतलें निकाली और बल्लू की तरफ देखते हुए बोला, चलो बल्लू भाई, छत पर चलते हैं। पहले बियर पीते हैं, फिर बातें करेंगे। शिवा सिंह चौल की तीसरी मंजिल से सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ 5वीं मंजिल तक गया।
फिर वह छत की मुंडेर पार करके सीधे किनारे वाली एक छोटी सी बालकनी में आ गया, जहां उसने रात की ठंडी और सुखद हवा में राहत की एक लंबी सांस ली। कारखाने में आजकल बहुत काम था, खास तौर पर देविका दास की वजह से, जो लगातार मुश्किलें खड़ी कर रही थी। आज उसने कारखाने का एक और तकनीकी कर्मचारी तोड़ लिया था। अगर अचानक से सुहानी आकर मशीन की खराबी ठीक न करती तो पूरे कारखाने का काम ही ठप पड़ जाता। फिर शिवा का ध्यान नए खरीदे गए टीवी की तरफ गया। ऐसा नहीं था कि उसे टीवी देखना बहुत पसंद था, बल्कि उसने तो यह अपनी भांजी बबली और बड़ी बहन शिखा सिंह के लिए खरीदा था। उसे उन दोनों के लिए बुरा लगता था। आजकल बहुत से घरों में टीवी आ गए थे और बच्चों को तो टीवी देखना बहुत ही पसंद होता है। बबली ने उसे एक से ज्यादा बार बताया था कि स्कूल के बाकी बच्चे अपने घर में टीवी देखते हैं, और वह अक्सर पूछती थी कि उनके घर में टीवी क्यों नहीं है। जहां तक टीवी के बिल का सवाल था, अगर उसे सही से याद था तो कोहिनूर और दृश्य स्टूडियो द्वारा हाल ही में शुरू किया गया दूसरा टेलीविजन स्टेशन जल्द ही चालू होने वाला था, और तब लोगों को मुफ्त में टीवी देखने को मिलेगा। अंत में शिवा का ध्यान नए किराएदार की तरफ गया। उसे ये तक नहीं पता था कि किराएदार कोई आदमी है या औरत। उसकी बड़ी बहन ने उसे बिना बताए ही कमरा किराए पर दे दिया था। खैर, वह लंबे समय से घर की मुखिया रही थी, तो ये सच था कि वह उससे कुछ नहीं पूछती थी। शिवा ख्यालों में खोया ही था कि अचानक उसने अपना सिर घुमाया और उसे कुछ अजीब लगा। कुछ ही दूरी पर बालकनी में एक दुबली पतली सी परछाई खड़ी थी, जो दूर कहीं घूर रही थी। उसने एक काले रंग की पोशाक पहन रखी थी और उसकी पीठ शिवा की तरफ थी। शिवा अपनी उलझनों में इतना खोया था कि उसने तुरंत उस पर ध्यान नहीं दिया। रात की ठंडी हवा का एक झोंका गुजरा, जो अपने साथ एक बहुत ही भीनी भीनी खुशबू ले आया। शिवा आगे बढ़ा और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र उस औरत की खूबसूरत हंस जैसी लंबी गर्दन के पीछे बने एक रंग बिरंगे तितली के टैटू पर पड़ी। वह तितली ऐसे पंख फैलाए हुए थी मानो बस उड़ने ही वाली हो। वह सच में बहुत ही खूबसूरत थी। शिवा उस नज़ारे में खोया ही था कि तभी पीछे से बल्लू की जोरदार आवाज़ आई, शिवा भाई, मैं थोड़ी और बियर ले आया हूँ, कहीं कम न पड़ जाए। शिवा ने पलटकर देखा तो बल्लू दादा अपने एक हाथ में बियर की पूरी पेटी और दूसरे हाथ में एक कंबल लिए उसकी तरफ आ रहा था। तुम्हारी दीदी ने कहा कि मैं तुम्हें ये कंबल दे आऊं, उनका कहना है कि यहाँ ऊपर बहुत ठंड है और कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। ये कहते हुए बल्लू दादा ने कंबल शिवा के हाथों में थमा दिया। शिवा ने कंबल लिया और उस खूबसूरत औरत की तरफ दोबारा देखा, लेकिन जब वह पलटा तो वहाँ किसी का नामो निशान तक नहीं था। अरे, वो कहाँ गईं? कौन? एक औरत? क्या? बल्लू दादा एकदम से चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, क्या शिवा भाई को किसी औरत की ज़रूरत है? क्या मुझे उन्हें मज़े कराने के लिए किसी कोठे वाली गली में ले जाना चाहिए? गलत मत समझो, मेरे कहने का मतलब है कि मैंने अभी अभी एक औरत को वहां खड़े देखा था। शिवा ने कुछ ही दूरी पर इशारा करते हुए कहा। नहीं तो? बल्लू ने 2 बार चारों तरफ देखा। क्या तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हैं? शिवा चुप हो गया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी आंखें धोखा नहीं खा रही थीं, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वह तितली बिल्कुल असली और करीब लग रही थी। लेकिन वह अचानक गायब कैसे हो सकती थी? फिर उसने सोचा कि छत की बालकनी के दोनों तरफ सीढ़ियां थीं, तो शायद वह दूसरी तरफ से नीचे चली गई होगी। इंसान दिन भर जो सोचता है, रात को वही सपने देखता है। शिवा भाई, अगर तुम्हें सच में वो सब करना है तो मैं इंतज़ाम कर सकता हूँ। बल्लू दादा बहुत ही वफादार था। क्या खाक इंतज़ाम करेगा? शिवा ने बियर की एक बोतल खोली, 2 घूंट गले के नीचे उतारे और फिर आसमान में चमकते हुए चांद की तरफ देखकर बोला, आज की रात सच में बहुत खूबसूरत है। ... आज की रात सच में बहुत खूबसूरत है। दाढ़ी वाले रंगा ने खून से सना थूक जमीन पर फेंका, चमकते चांद की तरफ देखा और फिर वापस पलटकर उन लुटेरे नशेड़ियों की टोली को घूरने लगा। उसके चेहरे पर एक खूंखार भाव आ गया। उसने अपने खून से सने पुराने चाकू को कसकर पकड़ा, उसकी नोक से खून चाटा और बोला, और कौन आ रहा है मरने? जमीन पर 4-5 आदमी खून से लथपथ पड़े थे और दाढ़ी वाले रंगा को भी कई जगह गहरी चोटें आई थीं, खास तौर पर उसकी बाईं पसलियों पर, जहां से सफ़ेद हड्डी बाहर झांक रही थी। इस वक्त वह किसी जंगली जानवर जैसा लग रहा था जो किसी भी पल दहाड़ मार सकता था। उसके पीछे दुबका हुआ रवि इस खौफनाक लड़ाई को देखकर बुरी तरह कांप रहा था। उसने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? उन्हें पैसे चाहिए तो दे दो ना, जान बचाना सबसे ज़रूरी है। दाढ़ी वाला रंगा जोर से हंसा। उसने अपने चाकू को और मजबूती से पकड़ा और अपने सामने खड़े, थोड़ा हौंकते हुए उन 4 नशेड़ियों को घूरते हुए बोला, इन्हें पैसे दे दूं? तुम दे सकते हो, लेकिन मैं नहीं। क्यों? तुम यहाँ आज नए आए हो, लेकिन मेरी बात अलग है। मैं दाढ़ी वाला रंगा हूँ। मैं कारखाने का सुरक्षा कप्तान हूँ। ये शिवा बाबू का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और मुझे पैसे वसूलने जैसा अहम काम सौंपा। मेरे हाथ में जो 10,000 रुपये हैं, उनकी तो बात ही छोड़ो, अगर यह 1,000 रुपये भी होते, या 100 रुपये, या एक चवन्नी भी होती, या एक पैसा भी,
तो भी मैं इसका एक एक पैसा वापस लेकर जाता। तुम पागल हो, तुम सच में सनकी हो। मैं अब और इस पचड़े में नहीं पड़ने वाला, मैं जा रहा हूँ। रवि ने घबराहट में कहा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सनकी नहीं हूँ, मैं तो बस अपने उसूलों पर चल रहा हूँ। एक इंसान होने के उसूल, अपना काम पूरी ईमानदारी से करने के उसूल। दाढ़ी वाले रंगा ने खौफनाक तरीके से अपनी गर्दन घुमाई और हथियारों से लैस उन चारों नशेड़ियों पर दहाड़ा। आओ, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरी जान ले सकते हो। मेरा सिर यहीं है किसी में दम जो इसे धड़ से अलग कर सके। डॉट डॉट डॉट। खटाक। बालकनी में शिवा ने लापरवाही से खाली बियर की बोतल जमीन पर फेंक दी। जमीन पर बियर की बहुत सी खाली बोतलें बिखरी पड़ी थीं, जिनमें से ज्यादातर शिवा की ही थीं। वह अपनी समझदारी और सूझबूझ के लिए जाना जाता था। यहाँ तक कि शराब पीते वक्त भी वह हमेशा अपनी हद में रहता था। बल्लू दादा ने भी शिवा की नकल करते हुए अपनी बियर की बोतल जमीन पर फेंकी और उसे जोर से लात मारी, जिससे वह दूर जाकर लुढ़क गई। बल्लू ने बहुत ज्यादा बियर पी ली थी और उसका सिर चकरा रहा था। अपने आंसू पोंछते हुए वह अपनी जिंदगी का रोना रोता रहा। मेरी माँ बीमारी से मर गई क्योंकि हमारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं भविष्य में बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और फिर कभी गरीब नहीं रहूंगा। शिवा भाई, मेरी इस भारी आवाज़ पर मत जाना, मैं असल में बहुत डरपोक हूँ। हर बार जब मैं लड़ने जाता हूँ तो मुझे मरने से बहुत डर लगता है। तुम्हें क्या लगता है मरने पर कैसा महसूस होता है? क्या यह ऐसा ही है जैसे शराब के नशे में धुत होना और कुछ पता न चलना? या सच में कोई आत्मा होती है जो उड़कर किसी दूसरी दुनिया में चली जाती है? अगर मैं मर गया तो क्या मैं कभी अपनी माँ से दोबारा मिल पाऊंगा? मुझे उनकी बहुत याद आती है। शिवा ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने कॉलोन वॉल सिटी की दिशा में देखा। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसका खूबसूरत चेहरा चांदनी रात में और भी ज्यादा दमक रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, पता नहीं दाढ़ी वाले रंगा ने अभी तक अपना काम खत्म किया होगा या नहीं। वह रवि बहुत घमंडी और मगरूर है, उसे एक सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। उन्हें अपने साथ कुछ और लोगों को ले जाने की इजाज़त देनी चाहिए थी। उम्मीद है कि इस बार उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। शिवा भाई, क्या तुम फिर से कुछ सोच रहे हो? सच कह रहा हूँ, तुम सोचते हुए इतने खूबसूरत लगते हो कि मुझ जैसा एक मर्द भी तुम पर मोहित हो जाए। बल्लू दादा ने अपना बड़ा सा सिर हिलाया और उसके मुंह से शराब की तेज बदबू आ रही थी। क्यों न मैं तुम्हें एक गाना सुनाऊं, मैं एक बदसूरत बत्तख हूँ, क्वैक क्वैक। शिवा एकदम से चौंक गया, तुम बहुत ही बेसुरा गाते हो। शिवा भाई, तुम मेरे लिए एक गाना गाओ, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी आवाज़ कैसी है। हिच। बल्लू दादा को हिचकी आ गई। शिवा एक पल के लिए रुका और अपने नशे के खुमार का फायदा उठाते हुए रात की हवा में गुनगुनाने लगा, कृपया ऐसा मत करो, मेरी नज़रों में यूं बस जाओगी तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं कितना अकेला हूँ। नशे में धुत बल्लू दादा एकदम सन रह गया। एक मशहूर गायक का गाना चुपके से प्यार रात की ठंडी हवा के साथ धीरे धीरे बहने लगा। शिवा ने इसे पूरे दिल से गाया था। ये गाना गायन महफिल में उसके पसंदीदा गानों में से एक था। तीसरी मंजिल की खिड़की खुली थी। एक बेहद खूबसूरत चेहरा हैरानी से रात के आसमान को देख रहा था और ऊपर बालकनी से आ रही उस सुरीली आवाज़ को सुन रहा था। आंखें पूरी तरह से उसी धुन में खोई हुई थीं। दाढ़ी वाला रंगा, जो एक तेज चाकू पकड़े हुए था, लगातार पीछे हटने पर मजबूर हो रहा था। उसके पीछे छिपा रवि फटी हुई आंखों से उस खूनी खौफनाक मंजर को देख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। स्कूल के दिनों में उसने कई बार मारपीट की थी, लेकिन वो लड़ाइयाँ तो बच्चों के खेल जैसी थीं। अक्सर चेहरे पर एक दो मुक्के खाने के बाद वह घर जाकर अपने माता पिता को बताता था और मास्टर जी से शिकायत करके बदला लेता था। लेकिन इस बार हर एक वार खून से लथपथ था। यह कोई खेल नहीं था, ये जिंदगी और मौत की जंग थी। हर तरफ खून के छींटे उड़ रहे थे। दाढ़ी वाले रंगा के सामने एक और आदमी धड़ाम से गिर पड़ा। रंगा ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से चेहरे पर लगा खून पोंछा और एक खूंखार मुस्कान के साथ बोला, मजा आ गया। चलो एक बार फिर से हो जाए। बाकी बचे तीन आदमी फिर से रंगा पर झपट पड़े। इस वक्त तक उनके दिलों में खौफ बैठ चुका था। वे सब बस नशेड़ी थे जिनकी सेहत वैसे ही खस्ता थी, और वे कॉलोन वॉल सिटी में नियम तोड़ने और लूटपाट करने की हिम्मत सिर्फ अपनी ज़्यादा गिनती के दम पर ही जुटा पाए थे। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उनका पाला एक ऐसे खूंखार इंसान से पड़ेगा। रंगा उनके किसी झांसे में नहीं आया और 9 में से 6 आदमियों को उसने अकेले ही धूल चटा दी थी। खचाक, एक लंबी तलवार ने रंगा की बाईं छाती को चीर दिया। उस लंबे चाकू के वार से उसकी खाल तुरंत कट गई और खून बहने लगा, जो पसलियों के बीच की सफ़ेद हड्डियों के साथ एक भयानक दृश्य बना रहा था। रंगा तो फिर भी डटा हुआ था, लेकिन उसके पीछे छिपा रवि बुरी तरह सहम गया। अगर रंगा मारा गया तो क्या ये लोग उसे जिंदा छोड़ेंगे? हैरानी की बात तो ये थी कि रंगा पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने आगे बढ़कर उस आदमी की गर्दन दबोच ली
अपना खंजर उठाया और उसे सीधे उस आदमी के कंधे में घोंप दिया। फिर वह बाकी दोनों की तरफ मुड़ा और खूंखार आवाज में बोला, आओ देखते हैं किसमें कितना दम है। उसने झटके से खंजर बाहर खींचा और खून का फव्वारा फूट पड़ा। बाकी दोनों नशेड़ी खौफ से कांप उठे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वे जमीन पर पड़े अपने साथी की जिंदगी और मौत की परवाह किए बिना वहां से भाग खड़े हुए। दाढ़ी वाला रंगा जोर से हंसा, फिर उसे खांसी आने लगी और आखिरकार वह पूरी तरह से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। आसमान में बादलों की जोरदार गरज गूंज उठी। बारिश की बूंदें गिरने लगीं। रंगा के हाथों घायल हुए लोग अभी भी जमीन पर तड़प रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। रंगा अपनी छाती पकड़े हुए दीवार के सहारे बैठा हौंफ रहा था। बारिश की बूंदों ने उसके बालों को भिगो दिया था। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, कांपते हाथों से उसे मुंह में दबाया और फिर माचिस जलाने की कोशिश की, लेकिन वह उसे जला नहीं पा रहा था। आखिरकार एक तीली जली, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सिगरेट सुलगा पाता, बारिश की बूंदों ने उसे बुझा दिया। लानत है, एक सिगरेट पीना भी इतना मुश्किल हो गया है। अपनी छाती थामे दीवार के सहारे बैठे रंगा ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। जमीन पर बिखरे उस खौफनाक मंजर को देखकर रवि खुद को रोक नहीं पाया और घुटनों पर हाथ रखकर उल्टियां करने लगा। रंगा उसे देखकर हंसा, इतने से मंजर में ही तुम उल्टी करने लगे? मजाक कर रहे हो क्या? वे मरेंगे नहीं। मैं इतने सालों से इस दुनिया में हूं, मुझे अच्छे से पता है कि कब कितनी ताकत लगानी है। वे मरे नहीं हैं? रवि ने अपना मुंह पोंछते हुए पूछा। रंगा ने आसमान से गिरती बारिश की बूंदों को देखते हुए धीमी हंसी के साथ कहा, मार्शल वर्ल्ड का सफ़र बहुत मुश्किल है। तुमने बहुत किताबें पढ़ी हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को मारा है। इतने लोगों को मारने के बाद इंसान को इसकी आदत हो जाती है। जब तक कोई गहरी दुश्मनी न हो, किसी की जान क्यों लेना? रवि चुप रहा। रंगा ने अपने हाथ का खंजर जमीन में गाड़ दिया। उसके होठों के बीच सिगरेट अभी भी दबी थी, जिसे वह लाख कोशिशों के बाद भी जला नहीं पा रहा था, और उसने कांपते होठों से कहा, इसलिए ज़्यादा किताबें पढ़ना ही अच्छा है। ... हालांकि नए घर में रहते हुए कई दिन बीत चुके थे, फिर भी शिवा सिंह अभी तक नए बिस्तर का आदी नहीं हो पाया था। वह बिस्तर के मामले में थोड़ा नखरेबाज था। बल्लू दादा कल रात वापस नहीं गया था। वह शिवा के कमरे में फर्श पर एक कामचलाऊ बिस्तर लगाकर सो गया था। इस वक्त वह सिकुड़कर सोया हुआ था, कभी अपनी छाती के बाल खुजला रहा था तो कभी पैरों के, और लगातार खर्राटे भर रहा था। बल्लू के खर्राटों की वजह से शिवा की नींद और भी खराब हो गई थी, इसलिए जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, वह बिस्तर से कूदकर नीचे उतर गया। उसने बेचारे बल्लू को देखा, जो मुंबई में अभी भी बिना कमीज के सो रहा था, जबकि दिसंबर का महीना आ चुका था और मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा था। शिवा ने अपने बिस्तर से चादर उठाई और उसे बल्लू दादा के ऊपर उड़ा दिया। बल्लू कोई बहुत ही प्यारा सपना देख रहा था। कंबल ओढ़ने के बाद वह नींद में ही थोड़ा हंसा, उसने अपने होंठ चटकाए और फिर से गहरी नींद में सो गया। शिवा ने अपना सिर हिलाया, अपने कपड़े पहने, खिड़की के पास गया और ताज़ी हवा अंदर आने देने के लिए उसे खोल दिया। खिड़की की सिल पर एक कटोरी चाय रखी थी, लेकिन यह अब उसकी बहन शिखा सिंह की मशहूर बची खुची हैंगओवर सूप नहीं थी, बल्कि ताजे बांस के रस की चाय थी। शिखा को फिक्र थी कि कहीं शिवा ने ज़्यादा पी ली हो और आधी रात को उसे प्यास लगे, इसलिए उसने कुछ चाय बनाकर यहाँ रख दी थी ताकि जब शिवा उठे तो वह उसे पी सके। शिवा ने चाय उठाई और उसे सूंघा। चाय में एक ताजगी भरी महक थी। शिवा खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक घूंट पी लिया। उसे लगा जैसे उसके सूखे हुए गले को, जो किसी रेगिस्तान की तरह बंजर हो रहा था, राहत मिल गई हो। चाय की चुस्कियां लेते हुए शिवा ने खिड़की से बाहर देखा। उसे पता ही नहीं चला कि कल रात कितनी भारी बारिश हुई थी, लेकिन सुबह सुबह सड़कें बिल्कुल साफ और ताज़ा लग रही थीं। कई दुकानें पहले ही खुल चुकी थीं और एक अखबार बांटने वाला लड़का अपने कपड़े के थैले से निकालकर हर घर में अखबार डाल रहा था। आसपास नाश्ता परोसने वाले चाय घर, मछलियों के पकौड़े बेचने वाले ठेले और विदेशी सामानों की दुकानें खुल चुकी थीं, जिससे पूरी सुबह में एक जीवंत और हलचल भरा एहसास हो रहा था। अपनी चाय खत्म करने के बाद शिवा ने अपना दातून और तौलिया लिया और मुंह धोने के लिए बाहर जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि नल के पास एक दुबली पतली औरत अपना चेहरा धो रही थी। छपाक, नल से पानी की एक पतली धार बह रही थी। उसने अपने हाथों में पानी लिया और उसे अपने चेहरे पर मारा। पानी की चांदी जैसी बूंदें हर तरफ उड़ने लगीं और शिवा के सामने एक बेहद खूबसूरत चेहरा उभरकर सामने आया। अपने बेदाग नैन नक्श और शानदार अंदाज के साथ वह गेंदे और गुलाब के बीच खिले हुए उस चमेली के फूल की तरह थी, जो बाकी सभी फूलों की चमक को फीका कर रहा था। शिवा ने कई खूबसूरत औरतें देखी थीं, लेकिन इस वक्त जो औरत उसके सामने थी, वह उसे एक बहुत ही अलग एहसास दे रही थी। वह एक ऐसी नजाकत और शाही अंदाज से भरी थी, जिसे बस दूर से सराहा जा सकता था, लेकिन जिसके साथ कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह औरत इस बात से अनजान लग रही थी कि शिवा उसे दूर से देख रहा है।
उसने अपना चेहरा धोया, चंचलता से अपने हाथों में थोड़ा पानी लिया, फिर नीचे झुकी, अपना सिर टेढ़ा किया, अपने बालों को नीचे गिरने दिया और बहुत ही नरमी से पानी की एक घूंट ली। सूरज की एक किरण ने पानी की बूंदों पर पड़कर एक इंद्रधनुष सा बना दिया। शिवा उसे परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह अपना चाय का प्याला और दातून लेकर उधर चल पड़ा। कदमों की आहट सुनकर उस लड़की ने झटके से ऊपर शिवा की तरफ देखा, और इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, उसने माफी मांगने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए अपना रास्ता नाप लिया। शिवा की नज़र उसकी गर्दन के पीछे बनी एक चमकीले रंग की तितली पर पड़ी, बिल्कुल वैसी ही तितली जैसी उसने कल रात देखी थी। तो इसका मतलब मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। मुझे तो सच में लगा था कि मैंने कल रात कोई भूत देखा है, शिवा ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। अरे ओ! अचानक पीछे से किसी ने उसे पुकारा। शिवा बुरी तरह चौंक गया। जब उसने मुड़कर देखा तो उसकी बड़ी बहन शिखा अपनी कमर पर हाथ रखे खड़ी थी और उसे तीखी नज़रों से ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि किसी को डराने से उसकी जान भी जा सकती है? शिवा अभी भी शिखा की चीख से सहमा हुआ था। जब तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो डर किस बात का लग रहा है? मैं डरा नहीं था, तुम अचानक मेरे पीछे आ गईं। तुम्हें देखकर तो भगवान की भी जान निकल जाए। सच में, मुझे तो लग रहा था कि तुम्हारी नज़रें उस लड़की पर टिकी हुई हैं। कौन सी लड़की? कहाँ है वह? वह देखो, पड़ोस वाली लड़की, शिखा ने किराए पर दिए गए घर की तरफ इशारा करते हुए कहा। वैसे, उसका नाम क्या है? वह यहाँ कब तक रहने वाली है? शिवा ने पूछा। तुम्हें इन सब बातों से क्या लेना देना? वह किराएदार है और मैं मकान मालिक हूँ। मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए। चल झूठे, मुझे तेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। शिखा ने अपना तौलिया झटकारा, उसे नल के नीचे धोया, निचोड़ा और अपना चेहरा पोंछने लगी। वैसे, वो लड़की कुछ अजीब सी लगती है। शिखा को लगा कि अपने छोटे भाई को चेतावनी देना जरूरी है। अजीब कैसे? इतनी खूबसूरत है, फिर भी अकेली रहती है और रोज इतनी रात गए घर लौटती है। मुझे नहीं लगता कि वह कोई शरीफ घराने की है। शिखा ने नल से पानी का एक बड़ा घूंट लिया, कुल्ला करने के लिए अपना सिर पीछे किया, गड़गड़ की आवाज़ निकाली और थूक दिया। क्या इस तरह से मुंह धोना और कुल्ला करना किसी शरीफ घराने की निशानी है? शिवा ने मजे लेते हुए कहा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी ही बेइज्जती करे। शिखा ने शिवा के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। सीधी सी बात है, उससे दूर रहना। मेरे इतने सालों के तजुर्बे से बता रही हूँ, अगर वो कोई जादूगरनी नहीं है तो पक्का कोई 1000 साल पुरानी चुड़ैल होगी। शिवा हंस पड़ा। जब वह 1000 साल पुरानी चुड़ैल है, फिर भी तुम उसे यहाँ रहने दे रही हो? शिखा ने अपने चेहरे को तौलिए से जोर से रगड़ते हुए साफ किया, शिवा को घूर कर देखा और बोली, अगर मैं उससे ज़्यादा पैसे वसूल लूँ तो इसमें क्या बुराई है? अभी शिवा और उसकी बड़ी बहन शिखा आपस में बहस कर ही रहे थे कि अचानक नीचे से किसी ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे नहीं, शिवा भाई, रंगा भाई के साथ कुछ बुरा हो गया है। शिवा ने घबराकर तेजी से नीचे देखा तो वहां महेश खड़ा था, जो दाढ़ी वाले रंगा के आदमियों में से एक था। कॉलून वॉल्ड सिटी, गुरुनाथ ट्रॉमा सेंटर। जब शिवा सिंह पहुंचा तो दाढ़ी वाला रंगा खतरे से बाहर आ चुका था। उसके घाव पर पट्टी बंधी थी और शिवा को देखते ही उसके पहले शब्द थे, शिवा भाई, मैंने पैसे वापस ले लिए। शिवा ने रंगा की तरफ देखा और गाली देते हुए कहा, हरामजादे, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पता है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कैटशिट भोला की खबर गलत थी। रवि ने उसे बताया था कि रंगा बुरी तरह घायल है और उसकी पसलियां बाहर आ गई हैं। कैटशिट भोला, जो बातों का बतंगड़ बनाने में माहिर था, उसने शिवा को बताया था कि रंगा मरने वाला है और बस उसे आखिरी बार देखने के लिए बिस्तर पर पड़ा सांसें गिन रहा है। हालांकि शिवा रंगा को डांट रहा था, लेकिन रंगा उसकी बातें सुनकर भावुक हो गया क्योंकि उसने देख लिया था कि शिवा की आंखें लाल हो गई थीं। रंगा इतने लंबे समय से जरायम की दुनिया में भटक रहा था। अतीत में अपना नाम बनाने और ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उसने सफ़ेद बालों वाला बॉस के लिए 3 साल जेल में भी काटे थे। उसने इतना कुछ किया, लेकिन कभी किसी ने उसके साथ सगेपन का बर्ताव नहीं किया। हर जगह सिर्फ स्वार्थ और मतलब की बातें थीं। शिवा भाई, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं मरूंगा, रंगा ने शिवा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा और पैसे निकालकर शिवा को देने के लिए उठने की कोशिश की। शिवा ने उसे रोका, उसे लिटाया और कहा, पैसे अपने पास ही रख, हम पहले इलाज का बिल चुका दें, फिर बात करेंगे। तभी एक आवाज़ आए, इलाज यहाँ मुफ्त है। वे बात कर ही रहे थे कि 60 साल के आसपास का दिखने वाला एक बुजुर्ग आदमी अपनी आस्तीनें चढ़ाए बाहर आया। सामने वाले का रौब देखकर शिवा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं शिवा सिंह हूँ। मैं इस हड्डी जोड़ने वाले दवाखाने का मालिक हूँ, मास्टर गुरुनाथ। तो आप मास्टर गुरुनाथ हैं, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। शिवा ने फिर से हाथ जोड़कर सम्मान दिया। शिवा बाबू, है ना? अगर आपके पास समय हो तो क्या आप थोड़ी देर बात करना चाहेंगे? गुरुनाथ ने निमंत्रण दिया। बिल्कुल, शिवा गुरुनाथ के पीछे पीछे बाहर चला गया।
बिस्तर पर लेटे रंगा ने कैटशिट भोला को डांटा, तूने शिवा भाई को बताया कि मैं मरने वाला हूँ? भोला ने सिर झुकाते हुए कहा, मैं भी तो घबराहट में था। किस बात की घबराहट? मुझे तो लगता है तू बस मेरे मरने का इंतजार कर रहा है ताकि मेरी जगह ले सके। मैं बेकसूर हूँ रंगा भाई। भोला धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने रंगा के पैरों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और रोते हुए बोला, उसकी नाक और आंखों से पानी बह रहा था, मैं सच में चाहता हूं कि आप 100 साल तक जिएं। मैं अभी भी आपके साथ पोर्टलैंड स्ट्रीट जाकर हसीन चेहरों का दीदार करने का इंतजार कर रहा हूं। तेरा नाटक कुछ ज्यादा ही हो रहा है, रंगा ने उसे याद दिलाया। मैं नाटक नहीं कर रहा, यह मेरे दिल की आवाज़ है। सच में? बिल्कुल, मैंने सुना है कि पोर्टलैंड स्ट्रीट पर नई लड़कियों का एक जत्था आया है। वे सभी तरह के साज बजाने में माहिर हैं और उन्हें शायरी और कविताओं का गहरा ज्ञान है। हसीन रूप और कातिल अदाएं। कुछ देर पहले तक बेजान सा दिखने वाला रंगा तुरंत जोश में आ गया। मुझे पसंद है। हड्डी जोड़ने वाले दवाखाने के बाहर एट इमॉर्टल्स के आकार की एक चाय की मेज थी, जिस पर 3 कुर्सियां रखी थीं, जो शायद रोजाना चाय पीने के काम आती थी। गुरुनाथ ने एक चायदानी ली और मेज पर चाय बनाने लगा। शिवा उसके सामने बैठ गया, एक सिगरेट निकाली, उसे डिब्बी से बाहर निकाला और इज्जत के साथ उसे पेश की, लेकिन गुरुनाथ ने मना करते हुए कहा, मुझे विदेशी सिगरेट पसंद नहीं है, मैं ये पीता हूँ। उसने एक लंबा पतला चिलम निकाला, उसे घर के बने तंबाकू के पत्तों से भरा, अंगूठे से तंबाकू को कसकर दबाया, माचिस से जलाया और तुरंत ही एक सस्ते तंबाकू की महक शिवा की नाक में भर गई। शिवा बाबू, मैंने आपको यहाँ बाहर इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आपसे कुछ कहना है। कॉलून वॉल सिटी में रंगा के साथ जो हुआ वह हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए उसके इलाज का सारा खर्च माफ किया जाता है। इसके अलावा हम जल्द से जल्द उन गुंडों को पकड़ लेंगे और आपको पूरा हिसाब देंगे। मास्टर गुरुनाथ, आप बहुत दयालु हैं। शिवा थोड़ा उलझन में था कि गुरुनाथ ऐसा क्यों कह रहा है। गुरुनाथ ने शायद शिवा के मन का शक पढ़ लिया था और मुस्कुराते हुए बोला, शिवा बाबू, हालांकि आप कभी इस वॉल सिटी में नहीं आए, लेकिन इंस्पेक्टर रणविजय सिंह यहाँ के एक खास मेहमान हैं और एकता गैंग का बॉस लंगड़ा बलवंत यहाँ का नियमित ग्राहक है। गुरुनाथ ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन शिवा उसका मतलब समझ गया। हालांकि कॉलून वॉल सिटी को नो मैंस लैंड कहा जाता है, लेकिन रणविजय, जो अब हिंदुस्तानी डिटेक्टिव एजेंसी का मुख्य इंस्पेक्टर है, के पास बहुत ताकत है। यहाँ तक कि कॉलून वॉल सिटी के सबसे ताकतवर लोगों को भी उसका सम्मान करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर एकता गैंग का सरगना लंगड़ा बलवंत बहुत ही घमंडी और दबंग है, जो उसे एक खतरनाक दुश्मन बनाता है। ये दोनों ही आदमी शिवा से जुड़े हुए हैं, या यूं कहें कि उसके साथ उनके करीबी रिश्ते हैं। अब चूंकि शिवा के आदमियों को कॉलून वॉल सिटी में परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो कॉलून वॉल सिटी को लाजमी तौर पर शिवा को एक पुख्ता हिसाब देना ही होगा। कॉलून वॉल सिटी के सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी बॉस के रूप में गुरुनाथ यहाँ सिर्फ एक पारंपरिक हड्डी जोड़ने वाले मास्टर की तरह दिखता है, लेकिन असल में वह कभी एक बहुत ही ताकतवर पेट्रोल हाउस हुआ करता था। बहुत समय पहले मुंबई में कोई पक्का डाकघर नहीं था, सिर्फ निजी डाक सेवाएं हुआ करती थीं। इसलिए उन्होंने चिट्ठियां और दूसरा सामान पहुंचाने के लिए कुछ सिटी पेट्रोल हाउस रखे हुए थे। इनमें से ज़्यादातर चिट्ठियां गांव की औरतों और बच्चों को दी जाती थीं। उनमें से कई अनपढ़ थे और उनके कोई पक्के नाम भी नहीं थे। लिफाफों पर सिर्फ दीनानाथ का परिवार, किशन की पत्नी या रामू की मां लिखा होता था। सिर्फ वही पेट्रोल हाउस जो गांव वालों को अच्छे से जानते थे एक एक करके चिट्ठियां बांट सकते थे और उन्हें पढ़कर सुना सकते थे। चिट्ठियां ले जाने के अलावा वे कभी कभी पैसे भी ले जाते थे, जिससे घर से दूर काम करने वाले लोगों के लिए अपनी पत्नी और बच्चों के गुजारे के लिए पैसे भेजना आसान हो जाता था। वे पार्सल जैसी दूसरी चीज़ें भी ले जाने में मदद कर सकते थे। उन दिनों अगर कोई चिट्ठी पहुंचाने के पैसे पहले ही दे देता था तो वे लिफाफे के बाहर भुगतान हो गया लिख देते थे, नहीं तो वे लिखते थे पाने वाले को दिया जाना है। उस समय जो लोग पेट्रोल हाउस का काम करते थे उनका पढ़ा लिखा होना या कम से कम अनपढ़ न होना ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें कभी कभी चिट्ठियों के जवाब पढ़ने और लिखने पड़ते थे। रास्ते में लुटने से बचने के लिए उनका मार्शल आर्ट में माहिर होना भी बहुत ज़रूरी था। सबसे ज़रूरी बात, किसी का भी भरोसेमंद नाम होना चाहिए ताकि गांव वाले आपको ज़रूरी काम सौंप सकें। इसलिए हर पेट्रोल हाउस लगभग हमेशा एक इलाके का सबसे सम्मानित और रुतबे वाला इंसान होता है। मास्टर गुरुनाथ भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। उन्होंने कई सालों तक मध्य मुंबई में एक पेट्रोल हाउस के रूप में काम किया और सबसे बड़ा और दूर तक फैला हुआ जान पहचान का जाल बिछाया। उनके पास बेहतरीन मार्शल आर्ट और दवा दारू का ज्ञान भी था, जिससे वे लोगों की जान बचा सकते थे। इसलिए वह अब कॉलून वॉल सिटी में एक ऐसे अदृश्य और बड़े इंसान हैं जो अपने एक शब्द से फैसले ले सकते हैं। चाय उबल कर खदबदा रही थी, जिसका मतलब था कि वह तैयार है। गुरुनाथ ने आराम से चायदानी उठाए और शिवा के लिए एक प्याली चाय डाली, फिर एक अपने लिए डाली।
उसने अपने चिलम का कश लगाते हुए कहा, बेशक, अगर शिवा बाबू को और भी कोई शिकायत है तो हम आपकी बात भी सुन सकते हैं। शिवा के दिल की धड़कन रुक सी गई। वह अपने इंस्टेंट नूडल्स के लिए मुंबई का बाजार खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कॉलोन वॉल सिटी में सिर्फ शर्मा किराने की दुकान ही उसे बेचने के लिए तैयार थी। ऐसा नहीं था कि इसकी मांग कम थी, बल्कि सच तो ये था कि शर्मा किराने की दुकान के मजबूत समर्थन के अलावा कोई और इस तरह के विदेशी सामान को बेचने की हिम्मत नहीं करता था। ये समझना ज़रूरी है कि पूरा कॉलोन वॉल सिटी असल में शहर के अंदर एक शहर था, जिसके अपने नियम और अपना सामान था, और बाहरी दुनिया की मोहताजी से बचने के लिए वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे। लेकिन अब गुरुनाथ कह रहा है कि शिवा को अपनी मांग रखनी चाहिए, जो कि एक बहुत ही नायाब मौका है। इस विशाल शहर में एक छोटी सी परचून की दुकान भी 10,000 रुपये तक का मुनाफा कमा सकती है। अगर पूरा इलाका खुल जाता है और उसके शिवा इंस्टेंट नूडल्स को वहां अपनी दुकान लगाने की इजाज़त मिल जाती है, तो मोटे तौर पर वह महीने का कम से कम 1 लाख रुपये कमा सकता है। शिवा ने तुरंत फैसला किया और शांत आवाज में कहा, मास्टर गुरुनाथ, चूंकि आपने पहले ही बात छेड़ दी है तो मैं भी कह ही देता हूँ। मैं सोच रहा था कि क्या मेरे इंस्टेंट नूडल्स को पूरी तरह से इस शहर में लाया जा सकता है। मास्टर गुरुनाथ हल्के से हंसे, अपने चिलम का एक गहरा कश लिया, धुआं छोड़ा और शिवा की तरफ आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अगर यह पूरी तरह से खुल जाए तो तुम्हें क्या लगता है कि हम कितना पैसा कमा सकते हैं? महीने का कम से कम 1 लाख रुपये। शिवा ने हिचकिचाते हुए पूछा। 1 लाख? गुरुनाथ के होंठ मुड़े और उनमें एक हल्की सी नफरत की झलक थी। क्या तुम्हें पता है कि लंगड़ा बलवंत और मुंबई के 4 बड़े गैंग हमारे वॉल सिटी के साथ व्यापार करने के लिए मरे जा रहे हैं? शिवा समझ नहीं पाया कि उसकी इन बातों का क्या मतलब है। गुरुनाथ ने अपने चिलम का एक कश लिया, लगता है तुम्हें सच में कुछ नहीं पता। वह रुका, फिर उसने खाली चिलम को जमीन पर उल्टा करके थपथपाया, जिससे राख की एक ढेरी बन गई। अगर मैं तुम्हारे सारे सामान को शहर में ले आऊं तो तुम्हारी महीने की कमाई 1 लाख नहीं बल्कि 10 लाख होगी। शिवा चौंक गया, उसके हाथ से चाय छलक गई और उसने हैरानी भरी नजरों से गुरुनाथ की तरफ देखा। गुरुनाथ ने धीरे से कहा, यह सिर्फ एक किलेबंद गांव नहीं है बल्कि एक बंदरगाह है। मास्टर गुरुनाथ की बातें सुनकर शिवा सिंह एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जब उसने गहराई से सोचा तो उसे सारी बात तुरंत समझ आ गई। कॉलोन वॉल सिटी, जिसे थरी नो मैंस लैंड कहा जाता था, हमेशा से ही गैरकानूनी सामानों के अंदर और बाहर आने जाने का सबसे बड़ा अड्डा रहा था। लंगड़ा बलवंत और उसके गिरोह को अपने धंधे के लिए इस वॉल सिटी की सख्त ज़रूरत थी, ताकि वे अपने माल को आसानी से इधर उधर भेज सकें। आसान शब्दों में कहें तो कॉलोन वॉल सिटी का सिर्फ शहर के अंदर ही नेटवर्क नहीं था, बल्कि बाहर की दुनिया में भी उनके माल बेचने के पक्के रास्ते थे। खास तौर पर इस बदलते दौर में ये सचमुच एक फ्री पोर्ट बन चुका था। शिवा की नूडल फैक्ट्री अब 7-8 तरह के अलग अलग स्वाद वाले नूडल्स बना रही थी, जिनमें ओल्ड अल्टर पिकल्ड कैबेज नूडल्स, चिकन ब्रोथ नूडल्स, मटन रिब नूडल्स और सीफूड नूडल्स शामिल थे। ये मुंबई के लोगों के बीच सबसे ज़्यादा मशहूर थे। इसके साथ ही वे स्वाद बढ़ाने वाले मसाले के पैकेट, सॉस और दूसरी चीज़ें भी बेचते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवा ने अपने रिसर्च विभाग से कई तरह के पीने वाले पदार्थ भी तैयार करवाए थे। ये वही 4 मशहूर ड्रिंक्स थी जो उसने अपने पिछले जन्म में देखी थी: आइस्ड ब्लैक टी, ग्रीन टी, जैस्मीन टी और रॉक शुगर पियर। कहा जा सकता है कि पूरी नूडल फैक्ट्री अब तेज़ी से बदल रही थी। यह महज एक फूड फैक्ट्री से बढ़कर एक फूड कंपनी और फिर एक बहुत बड़े फूड ग्रुप की तरफ कदम बढ़ा रही थी। यही शिवा के व्यापार का असली मास्टर प्लान था। जैसे जैसे उसका व्यापार फैल रहा था, शिवा के मन में अपने बाजार को और बड़ा करने का विचार आया, और इसके लिए कॉलोन वॉल सिटी से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता था। आज के समय में सही और कानूनी रास्तों से विदेशी बाजारों में कदम रखना कोई नामुमकिन काम नहीं था, क्योंकि वे खाना बेच रहे थे, कोई गैरकानूनी चीज़ नहीं। लेकिन इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जैसे ब्रांडिंग करना, विज्ञापन देना और तब जाकर माल बेचना। लेकिन एक दूसरा और आसान तरीका भी था, अपना माल सीधे कॉलोन वॉल सिटी के जरिए बाहर भेजना। क्योंकि वॉल सिटी के अंदर स्मगलिंग यानी माल की बिना रोक टोक के हेराफेरी करना आम बात थी। सीधी सी बात थी, जब यूरोप और अमेरिका ने कई इलाकों पर आर्थिक पाबंदियां लगा रखी थीं, तब बहुत सी जगहों पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। ऐसे में खाना ही सबसे बड़ी और असली दौलत थी। और फिर इंस्टेंट नूडल्स तो ऐसी चीज़ थी जिसे कभी भी कहीं भी खाया जा सकता था। भूखे पेट को जब खाना मिल जाए तो वह वरदान से कम नहीं होता, फिर शिकायत किस बात की। ... शिवा अभी इन ख्यालों में खोया ही हुआ था कि तभी किसी के ताली बजाने की आवाज़ आए। मास्टर गुरुनाथ, आपने बिल्कुल पते की बात कही। मुझे आपके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। क्या ख्याल है, क्या आज आप इस बारे में एक बार फिर से सोचेंगे? आवाज़ के साथ ही घुंघरुओं की मीठी रुंझुन गूंज उठी और हवा में एक जानी पहचानी महक घुल गई। इस खास खुशबू को महसूस करते ही शिवा बिना देखे समझ गया कि वह कौन है।
सुनिए, हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। मैं आपको एवरलास्टिंग फूड कंपनी के खाने पीने के सभी सामानों के एजेंसी अधिकार दे दूंगी, जिसमें हमारे वो नए इंस्टेंट नूडल्स भी शामिल हैं जो जल्द ही बाजार में आने वाले हैं। आप उन्हें अपने मनचाहे डीलरों को बेच सकते हैं और इससे भविष्य में विदेशी बाजार पर कब्जा करने में मेरी आधी मेहनत बच जाएगी। देविका दास हल्की सी हंसी हंसते हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। आज उसने एक बेहद खूबसूरत और अलग सा दिखने वाला सफ़ेद महिलाओं वाला सूट पहना हुआ था। उसके पैर लंबे और छरहरे थे और उसके एक टखने में चांदी की एक पायल बंधी थी, जो उसके घमंडी और रसूखदार अंदाज को और भी बढ़ा रही थी। गुरुनाथ को शायद पहले से ही पता था कि देविका आने वाली है। उसने बड़े आराम से चाय का प्याला उठाया और बोला, बैठ जाओ, पहले थोड़ी चाय पी लो। देविका ने तो जैसे शिवा को देखा ही नहीं। उसने नखरे दिखाते हुए गुरुनाथ का हाथ पकड़ा और मीठी आवाज़ में बोली, तो क्या कहते हैं मास्टर गुरुनाथ? अगर आप मुझसे वादा कर लें तो मैं आराम से बैठकर चाय भी पी लूँगी। अरे पहले बैठ तो जाओ, चाय ठंडी हो गई तो पीने में मज़ा नहीं आएगा, गुरुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा। देविका फिर शिवा के ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने हाथों से अपनी ड्रेस को हल्का सा ऊपर उठाया और बड़े ही शानदार अंदाज में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर बैठ गई। इस अदा से उसके टखने में बंधी चांदी की खूबसूरत पायल साफ झलक रही थी। कुर्सी पर बैठते ही देविका ने अपनी तीखी नज़रों से शिवा की तरफ बड़ी नफरत से देखा और बोली, तुम बदबूदार आदमी, तुम भी यहाँ बैठे हो। मिस देविका की पसंद भी कमाल की है, जो कॉलोन वॉल सिटी जैसी जगह पर मेहमान बनकर चली आईं। शिवा की नज़रें देविका के खूबसूरत पैरों पर से होकर गुजरीं। देविका व्यंग्य से हंसी और बोली, तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कितना नापसंद करती हूँ। तुम दुनिया के वो इंसान हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। जब भी तुम्हारी ये शक्ल देखती हूँ तो मेरा मन करता है कि तुम्हारे चेहरे पर खींचकर दो चार मुक्के जड़ दूँ। लेकिन तुम्हारे साथ जो वो लड़की रहती है वो काफ़ी अच्छी है। क्या नाम है उसका? सुहानी, है ना? देविका ने अपनी भौहें चढ़ाईं। वो बहुत प्यारी है, खास तौर पर उसका वो मासूम और लाचार सा चेहरा जो मुझे बहुत पसंद है। जाकर उसे बताना कि मैं किसी दिन उसे दावत पर ले जाऊंगी और फिर उसे बाजार घुमाऊंगी। उसे जो भी पसंद आएगा मैं उसे खरीद कर दूंगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। याद रखना, मेरा ये पैगाम उस तक पहुंच जाना चाहिए। क्या तुम मुझे हुक्म दे रही हो? शिवा ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। देविका के इस घमंडी रवैये से उसे साफ तौर पर चिढ़ हो रही थी। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है? देविका ने ताना मारते हुए कहा। मेरा हुक्म मानना तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कितने मर्द मेरे पैरों का कुत्ता बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कभी ये मौका ही नहीं मिलता। गुरुनाथ से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे भाई, आप दोनों मेहरबानी करके चाय पी लीजिए। मेरी उम्र अब इतनी नहीं रही कि बैठकर आप लोगों की ये नोकझोंक सुन सकूं। भला मैं इस इंसान से क्यों उलझने लगी? देविका ने शिवा की तरफ मुंह चिढ़ाते हुए कहा। जरा इसकी शक्ल तो देखो, है ही क्या इसमें खास? इतना कहकर देविका ने अपने सामने रखा चाय का प्याला उठाया, अपना मुंह बनाया और बोली, आप लोग ये सब कैसे पी लेते हैं? मुझे तो इंग्लिश ब्लैक टी पसंद है, वो भी दूध और नींबू के रस के साथ। दास परिवार की इस बिगड़ल और घमंडी बेटी को देखकर गुरुनाथ सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। उसने कहा, चूंकि तुम्हारा चाय पीने का कोई मन नहीं है, तो चलो अब सीधे काम की बात करते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों इस वक्त क्या सोच रहे हो। मैं एक बहुत ही सीधा और काम से काम रखने वाला इंसान हूँ। मैंने सुना है कि आजकल तुम दोनों की कंपनियों के बीच भारी टक्कर चल रही है। जो भी इस जंग में जीतेगा उसे ही कॉलोन वॉल सिटी के साथ काम करने का मौका मिलेगा। फिर चाहे वो तुम्हारे खाने का प्रचार हो या पीने के सामान का, हम सब कुछ संभाल लेंगे। आज के समय में जब कई इलाकों में खाने की भारी कमी चल रही थी, तो कॉलोन वॉल सिटी को पूरा यकीन था कि वो कई बड़े ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लेंगे और इससे उनकी खूब मोटी कमाई होगी। बहुत बढ़िया, देविका ने बड़े घमंड के साथ गुरुनाथ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बहुत जल्द मास्टर गुरुनाथ, आपको पता चल जाएगा कि असली विनर कौन है। फिर शिवा की तरफ मुड़ते हुए देविका ने उसे चुनौती भरी नज़रों से देखा और बोली, कान खोलकर सुन लो, हमारी एवरलास्टिंग इंस्टेंट नूडल फैक्ट्री खुल चुकी है और अब मेरा अगला कदम तुम्हारी फैक्ट्री को पूरी तरह से निगलना है। मैंने ठान लिया है कि भविष्य में कॉलोन वॉल सिटी का ये पूरा व्यापार सिर्फ मेरे हाथों में होगा। शिवा अपनी जगह से खड़ा हुआ और बड़े ही आराम से अपने सूट के बटन लगाते हुए बोला, ऐसा लगता है कि मिस देविका की भूख कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, लेकिन अफसोस, दुनिया की हर चीज़ को एक बार में नहीं निगला जा सकता। अगर तुम ज़बरदस्ती उसे अपने गले के नीचे उतारने की कोशिश करोगी तो सिर्फ फंदा ही लगेगा। मुझे सख्त चीज़ें ही पसंद हैं, तो क्या बिगाड़ लोगे? तो फिर मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। दुआ करता हूँ कि भविष्य में तुम बड़े मुकाम हासिल करो और तुम्हारी सारी चाहतें पूरी हों। फिर मिलेंगे। इतना कहकर शिवा जाने के लिए मुड़ा। देविका ने पीछे से ताना कसते हुए कहा, इतनी जल्दी जा रहे हो? थोड़ी देर और नहीं रुकोगे? हाँ, तुम मेरी बराबरी कर भी कैसे सकते हो?
अगर तुम्हारी जगह में होती तो तुम्हारी जैसी इस अच्छी शक्ल सूरत के सहारे चुपचाप किसी अमीर औरत से शादी करके बैठ जाती। शिवा पलटा और देविका की तरफ देखते हुए बोला, मेरे दांत बिल्कुल मजबूत हैं, मुझे किसी औरत की कमाई पर पलने की आदत नहीं है। सच में आजकल मुंबई में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपनी बीवियों के टुकड़ों पर पलना अच्छा लगता है, खास तौर पर वो लोग जो रातों रात अमीर बने हैं। उनमें से ऐसा कौन है जिसने अपनी बीवी के दम पर दौलत न कमाई हो? प्लास्टिक के फूलों की फैक्ट्रियां हों, गहनों की कंपनियां हों या गोवा के कसीनो, अगर उनकी बीवियों का सहारा न होता तो वे लोग अमीर बनने का सिर्फ सपना ही देखते रह जाते। शिवा जोर से हंसा, कभी कभी बड़े काम करने के लिए इंसान को खुद पर और अपने भाइयों की ताकत पर भरोसा करना पड़ता है। भाइयों पर भरोसा? मुझे औरत समझकर बेवकूफ़ समझने की भूल मत करना। तुम्हारे भाई मुश्किल वक्त में तुम्हें सिर्फ एक हाथ का सहारा दे सकते हैं, लेकिन एक औरत तुम्हारे लिए कई हाथों का इंतजाम कर सकती है। शिवा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इंतजार करो और कोई ऐसा ही चापलूस ढूंढ लो जो तुम्हें सहारा देकर ऊपर उठाए। अपनी बात खत्म करके शिवा मुड़ा और वहां से बाहर निकल गया। देविका पीछे से जोर जोर से हंसने लगी, क्या हुआ, भागने की कोशिश कर रहे हो? याद रखना, मैं आज नहीं तो कल तुम्हें पूरी तरह निगल जाऊंगी, और तुम्हारी वो सड़ी हुई फैक्ट्री भी बहुत जल्द मेरी हो जाएगी। क्या हुआ, अब जवाब क्यों नहीं दे रहे? देखना, तुम बहुत बुरी तरह मुंह के बल गिरोगे। देविका को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस पल शिवा वहां से मुड़ा था उसी पल उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया था, एवरलास्टिंग कंपनी को जड़ से उखाड़ना। नाला सोपारा फैक्ट्री के महाप्रबंधक के कार्यालय के अंदर शिवा अपनी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा था। उसने अपने दोनों हाथ मेज पर बांध रखे थे और उसकी तेज नजरें ठीक सामने खड़े रवि पर टिकी थीं। रवि अपना सिर झुकाए खड़ा था, उसके दोनों हाथ उसके पेट पर टिके हुए थे और अब उसके चेहरे पर वो पहले वाला नौजवानों जैसा घमंड और गुरूर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। अब तुम्हें समझ आ गया ना कि असली काबिलियत क्या होती है? शिवा ने बेहद शांत आवाज में कहा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं, या तुम दिमाग से कितने तेज हो, या तुम्हें मैनेजमेंट और अर्थशास्त्र की कितनी गहरी समझ है। असली काबिलियत का मतलब है वफादारी, उसूलों पर चलना, अपने काम को अपना सच्चा धर्म समझना, फिर चाहे इसके लिए अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। रवि चुपचाप खड़ा रहा, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। कुछ समय पहले तक वो रंगा जैसे इंसान को नीची नज़रों से देखता था, उसे बल्लू दादा जैसे खुरदरे और सीधे सादे मर्दों से नफरत थी, और यहाँ तक कि वो खुद शिवा को भी कुछ नहीं समझता था। लेकिन अब कल कॉलून वॉल सिटी में फैक्ट्री के पैसों को लेकर हुए उस खूनी संघर्ष और भयानक लड़ाई के बाद उसकी रूह तक काम गई थी। खास तौर पर जब रंगा ने उससे कहा था, एक वक्त के बाद इंसान को खून खराबे की आदत पड़ जाती है, तुम जैसे लोगों का पढ़ाई लिखाई करना ही बेहतर है। उन शब्दों ने रवि के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। मुझे पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है, ताकि मैं अपनी किस्मत और अपनी ज़िंदगी बदल सकूं, ताकि मुझे मजदूरी और हाड़ तोड़ मेहनत न करनी पड़े, ताकि मुझे अपनी ज़िंदगी को हर पल दांव पर न लगाना पड़े। बंदरगाहों पर भारी बोरियां ढोने वाले उन मजदूरों और अंडरवर्ल्ड के उन खतरनाक लोगों के मुकाबले जिनकी ज़िंदगी हमेशा चाकू की धार पर टिकी रहती थी, वो एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत और सुखी था। रवि को चुपचाप खड़ा देख शिवा ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मैंने सुना है कि कल तुम पूरी रात फैक्ट्री में ही रुके थे और तुमने कोई योजना तैयार की है, क्या ये सच है? रवि ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। जी हाँ, हमारी फैक्ट्री इस वक्त जिन मुश्किलों का सामना कर रही है, मैंने उस पर एक रिपोर्ट बनाई है और मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। दिखाओ मुझे। रवि की वो मायूसी पल भर में गायब हो गई। उसने जल्दी से अपनी फैक्ट्री विकास योजना का वो मसौदा निकाला जिस पर उसने पूरी रात मेहनत की थी। 14-15 पन्नों का वो मसौदा पूरी तरह से लिखावट से भरा हुआ था। उसकी साफ सुथरी लिखावट बता रही थी कि उसने इसे कितनी लगन और मेहनत से तैयार किया था। शिवा ने तेजी से उस योजना के पन्ने पलटने शुरू किए। रवि पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था और शिवा के चेहरे पर हैरानी के भाव देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। गौरतलब था कि इस योजना में एवरलास्टिंग कंपनी को अपने कर्मचारियों को तोड़ने से रोकने के लिए रवि ने बड़ी हिम्मत दिखाते हुए कर्मचारी रैंकिंग व्यवस्था का सुझाव दिया था। फैक्ट्री के प्रबंधन और कर्मचारियों को 3 स्तरों में बांटा जाना था, क, ख और ग। हर स्तर पर लगातार नई भर्तियां और उनका मूल्यांकन किया जाना था ताकि कंपनी में हमेशा नए और ऊर्जावान लोग आते रहें और कर्मचारियों को तोड़े जाने का डर खत्म हो जाए। इसके अलावा रवि ने फैक्ट्री को एक कंपनी में बदलने का सुझाव दिया था, यानी सिर्फ उत्पादन करने वाली फैक्ट्री से हटकर एक कंपनी की तरह काम करना और कई तरह के नए उत्पाद बाजार में उतारना। इंस्टेंट नूडल्स और सॉस के अलावा पीने के पदार्थ, मसाले और जमे हुए खाद्य पदार्थ जैसे नए उत्पाद तैयार किए जाने चाहिए ताकि इसे एक बहुत बड़ा खाद्य उद्योग बनाया जा सके जहां इंस्टेंट नूडल्स मुख्य उत्पाद हों और बाकी चीज़ें उसके साथ बिकें।
और आखिर में जिस बात पर रवि को सबसे ज्यादा नाज था और जो उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, वो ये कि जब कंपनी एक बड़ा उद्योग बन जाएगी तो सबसे पहले वो कर्मचारियों की तनख्वाह का इस्तेमाल शेयर बाजार में सट्टा लगाने के लिए करेगा। 10 रुपये को 100 में, 100 को 1000 में और 1000 को 10,000 में बदल देगा। पैसे से पैसा बनाना, बैंक में पैसे सड़ाने से तो ये यकीनन बहुत बेहतर था। जल्द ही शिवा ने वो योजना पढ़ ली। रवि को लगा कि शिवा ने इसे कुछ ज्यादा ही जल्दी पढ़ लिया है। यह उसकी पूरी रात की कड़ी मेहनत थी, जिसका एक एक शब्द उसने अपना खून पसीना एक करके लिखा था। शिवा का इस तरह सरसरी निगाह से पढ़ना उसे ऐसा लगा जैसे उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया और उसके काम की कोई कद्र नहीं की। रवि अभी इन ख्यालों में खोया ही हुआ था कि शिवा ने वो फाइल बंद की, अपने दोनों हाथ उस पर रखे और बोला, मैंने तुम्हारी योजना पढ़ ली है और इसके बारे में मुझे सिर्फ 2 शब्द कहने हैं। कौन से शब्द? बेहद खोखला। क्या इस बात को दरकिनार भी कर दें कि फैक्ट्री को कंपनी में बदलना सही है या गलत? जरा ये देखो कि अभी फैक्ट्री में कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तुम उनका इम्तिहान लोगे। किस बात का इम्तिहान लोगे? गणित के सवालों का या रटे रटाए निबंधों का? तुम कर्मचारियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटोगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारी नीयत अच्छी है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि ऐसा करने से लोगों के बीच एकता बनाना मुश्किल हो जाएगा और उल्टा उनमें ऊंच नीच की भावना पैदा होगी। उस स्थिति में बाहर वालों के तुम्हारे कर्मचारियों को तोड़ने की बात तो छोड़ ही दो, बाहर वालों के कुछ करने से पहले ही कंपनी शायद अपनी ही अंदरूनी कलह की वजह से दिवालिया हो जाएगी। शर्मिंदगी से रवि का चेहरा लाल हो गया, फिर भी वो इस बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सका। शिवा की बातों में सचमुच दम था। इसके बाद आती है तुम्हारी वो अलग अलग उत्पाद बनाने की बात। नए उत्पाद विकसित करना, पीने के पदार्थ, मसाले और जमे हुए खाद्य पदार्थ बनाना। लेकिन क्या तुमने इन नए उत्पादों की बाजार में स्थिति, इन्हें बेचने के रास्तों और बाजार में इनकी हिस्सेदारी के बारे में कुछ सोचा है? ये बीती रात लिखते वक्त रवि को बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था कि इन चीज़ों को असलियत में कैसे लागू किया जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो उसकी योजना महज हवाई किले बनाने जैसी थी। और आखिर में तुम्हारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा कि तुम कर्मचारियों का पैसा लेकर शेयर बाजार में सट्टा लगाओगे। अगर तुम जीत गए तो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या होगा? कंपनी का क्या होगा? उन कर्मचारियों का क्या होगा? मैं तो किसी इमारत से कूदकर जान दे सकता हूं, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या तुम उन्हें भी मेरे साथ बर्बाद करना चाहते हो? शिवा के इन तीखे सवालों की झड़ी के सामने रवि का चेहरा लाल पड़ गया और वो ठंडे पसीने से भीग गया। अपने पिछले जन्म में वह बहुत ही हावी रहने वाला इंसान था, जिसे खासकर शेयर बाजार में घात लगाकर हमला करने का बहुत शौक था और जो दूसरों की जिंदगी की परवाह किए बिना अचानक वार करने में माहिर था। शिवा अपनी जगह से उठा, चलकर रवि के पास आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, मुझे एक ऐसी बड़ी कंपनी खड़ी करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए जो बहुत से लोगों का पेट पाल सके और जिसकी सब तारीफ करें। मुझे कोई ऐसा बेरहम जल्लाद नहीं चाहिए जिसे जुआ खेलने का शौक हो और जिसे दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह न हो। शिवा के शब्द बिल्कुल सीधे और साधारण थे, फिर भी उस शांत और गंभीर आभा के सामने रवि को अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। शिवा के अपना हाथ हटाने के बाद ही रवि ने चैन की लंबी सांस ली। कुछ पल पहले तो उसे ऐसा लगा था जैसे वो मौत के मुंह से बाल बाल बचा हो। ... रवि की योजना को परखने के बाद शिवा मुड़ा और वापस अपनी मेज की तरफ चला गया। उसने बड़े आराम से एक फोल्डर से एक दस्तावेज निकाला और रवि की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये वो योजना है जो मैंने तैयार की है, पहले इसे देखो। रवि ने जल्दी से उसे थाम लिया। उसने देखा कि उस पर योजना शब्द बहुत ही साधारण तरीके से लिखा हुआ था और वो देखने में बिल्कुल मामूली सी लग रही थी। रवि ने उस योजना के पन्ने पलटे और उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसके चेहरे के भाव बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे वे गंभीर होते गए, फिर हैरानी में बदले और आखिर में एक गहरे सदमे में तब्दील हो गए। धप से वो फाइल उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सबसे पहले अपनी योजना में शिवा ने ये लिखा था कि विरोधियों द्वारा कर्मचारियों को तोड़े जाने की समस्या को कैसे सुलझाया जाए, फैक्ट्री को एक ऐसी कंपनी में बदलना जिसके शेयर अंदरूनी तौर पर बांटे जाएं और फिर वो शेयर सीधे कर्मचारियों को दे दिए जाएं। जाहिर सी बात थी, कंपनी में कर्मचारियों के शेयरों का हिस्सा बहुत छोटा होगा, लेकिन ये छोटे से शेयर भी सभी कर्मचारियों को यह महसूस कराने के लिए काफ़ी थे कि यह कंपनी उनका अपना घर है। कंपनी के शेयर होने का मतलब था कि आप हिस्सेदार बन गए हैं और हर कोई एक ही परिवार का हिस्सा बन गया है। इसलिए जाहिर तौर पर हर कोई कंपनी के भले के बारे में सोचेगा। दूसरा, शिवा ने अपनी योजना में कुछ नए उत्पादों की सूची बनाई थी, जिनमें इंस्टेंट नूडल्स के नए स्वाद और एक कहीं ज़्यादा आधुनिक कप नूडल शामिल था, जिसे बाहर कहीं भी कांटे की मदद से खाया जा सकता था। जहां तक पीने के पदार्थों का सवाल था, उसकी योजना 4 मुख्य ड्रिंक्स बाजार में उतारने की थी: आइस्ड ब्लैक टी, ग्रीन टी, जैस्मीन टी और रॉक शुगर पेय टी। दूसरे शब्दों में कहें तो जो बातें रवि अभी सिर्फ सोच रहा था,
शिवा उन पर पहले ही विचार कर चुका था, उन्हें बना चुका था और अब बड़े पैमाने पर उनके उत्पादन और प्रचार की तैयारी कर रहा था। और आखिर में वो बात जो रवि के लिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाली और डरावनी थी। शिवा ने दास ग्रुप के तहत आने वाली एवरलास्टिंग फूड कंपनी को खरीदने का फैसला कर लिया था। फिर एवरलास्टिंग की ब्रांड पहचान का फायदा उठाते हुए उन्होंने साउथ बॉम्बे, मध्य मुंबई और बाहरी इलाकों में अपनी शाखाएं खोलने की योजना बनाई थी। एक शाखा से 2, 2 से 4 और फिर 8 शाखाएं होने के बाद वे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाएंगे, बाजार से पैसा जुटाएंगे और फिर शेयर बाजार के खिलाड़ी बनकर सट्टा लगाएंगे। इसके बाद वे फिर से बाजार में जाएंगे और इस तरह बर्फ के गोले की तरह अपनी दौलत को बढ़ाते चले जाएंगे। अभी कुछ पल पहले ही शिवा ने कर्मचारियों की तनख्वाह से शेयर बाजार में सट्टा लगाने के लिए रवि को बुरी तरह लताड़ा था, लेकिन अब खुद शिवा की योजना में भी शेयरों में सट्टा लगाने की बात शामिल थी। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क था। रवि शेयर बाजार में सट्टा लगाने वाला महज एक आम खिलाड़ी था, लेकिन शिवा खुद वो सट्टेबाज था जो पूरे खेल को चलाता है। ... शिवा ने जमीन पर गिरी हुई उस फाइल को उठाया और बड़े आराम से उस पर लगी धूल झाड़ी। सच कहा जाए तो शिवा ने अपने पिछले जन्म की मशहूर फिल्म द गॉड ऑफ कुकरी से स्टीफन चाओ के व्यापार के तरीके को हूबहू अपना लिया था, लेकिन इसी नकल ने रवि को अंदर तक खौफजदा कर दिया था। आखिरकार उन दोनों के बीच विचारों का 30 सालों का बड़ा फासला जो था। व्यापार के ऐसे आधुनिक विचार इस दौर में तो कहीं मौजूद ही नहीं थे। अभी तक तो एक ही ब्रांड की कई दुकानें खोलने की सोच भी ठीक से पनप नहीं पाई थी, तो फिर शाखाएं खोलना, शेयर बाजार से पैसा जुटाना, शेयरों पर सट्टा लगाना, कंपनी के हिस्से करना और फिर से शेयर बाजार में जाना तो बहुत दूर की बात थी। व्यापार के इन अजीबोगरीब पैंतरों ने रवि को इस कदर डरा दिया था कि खौफ से उसकी रूह कांप गई थी। इस पल रवि को ऐसा लगा जैसे आज तक उसने जितनी भी किताबें पढ़ी थीं वे सब किसी काम की नहीं थीं। शिवा की तुलना में शिवा माउंट ताई जैसे एक विशाल और महान पर्वत की तरह था जिसे वो सिर्फ सिर उठाकर देख सकता था, जबकि वो खुद उस पहाड़ के नीचे रेंगने वाली एक मामूली चींटी के सिवा कुछ नहीं था। घमंड और गुरूर से भरा रवि आज शिवा के सामने पूरी तरह से घुटने टेक चुका था। अपनी कुर्सी पर वापस बैठने से पहले शिवा ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो प्रपोजल मेज पर रखा। फिर उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर मेज पर टिकाए और हल्का सा आगे की तरफ झुक गया। एक चील जैसी तेज नज़र से रवि को देखते हुए उसने एक जादू भरे अंदाज में कहा, ये योजना बहुत बड़ी है और इसे पूरा करने के लिए मुझे एक काबिल साथी की ज़रूरत है। क्या तुम मेरा साथ दोगे? एवरलास्टिंग फूड कंपनी को खरीदना शिवा सिंह के लिए केवल हवा में कही गई कोई बात नहीं थी। हालांकि एवरलास्टिंग फूड कंपनी मुंबई के दास ग्रुप का हिस्सा थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, इसके शेयर कई लोगों के बीच बंटे हुए थे। दास ग्रुप ने अपना पूरा साम्राज्य खाने पीने के व्यापार से खड़ा किया था और एवरलास्टिंग फूड कंपनी पूरे दास ग्रुप की रीढ़ की हड्डी थी। दास ग्रुप के अध्यक्ष देवराज दास एक बेहद होनहार इंसान थे जिनकी उम्र इस साल केवल 30 के आसपास थी। 30 के दशक वाले लोगों का खून गर्म होता है और वे अक्सर एक सबसे आम गलती कर बैठते हैं, जल्द कामयाबी पाने की बेताबी। इसीलिए दास ग्रुप को बनाते समय खुद को अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाने के लिए देवराज ने अपनी सबसे खास एवरलास्टिंग फूड कंपनी का इस्तेमाल बोर्ड के सदस्यों और बड़े अधिकारियों का दिल जीतने के लिए किया। उसने एवरलास्टिंग कंपनी को कई हिस्सों में बांट दिया और उन हिस्सों को बोर्ड के सदस्यों को बेच दिया। इसके बाद देवराज ने एवरलास्टिंग की बागडोर अपनी छोटी बहन देविका दास के हाथों में सौंप दी। उसका मकसद एवरलास्टिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करना, पीछे से डायरेक्टर्स की आवाज़ को दबाना और अपनी अध्यक्ष की कुर्सी को पूरी तरह से सुरक्षित करना था। तो अब शिवा को बस इतना करना था कि एवरलास्टिंग कंपनी को एक बहुत बड़ा और भयानक नुकसान पहुंचाना था, इतना भयानक कि सारे डायरेक्टर्स घबराकर अपने शेयर बेचने पर मजबूर हो जाएं। तब उसे एवरलास्टिंग को खरीदने का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। बेशक शिवा की यह योजना सुनने में एकदम जादुई लग रही थी, लेकिन आखिरकार हालात कभी भी कोई भी नया मोड़ ले सकते थे। इसके अलावा दोनों की ताक में ज़मीन आसमान का फर्क था और देविका उस पर लगातार भारी दबाव बना रही थी। अगर कोई यह कहता कि एवरलास्टिंग कंपनी सिंह परिवार की फैक्ट्री को निगल जाएगी तो शायद हर कोई इस बात पर यकीन कर लेता, लेकिन इसके उलट अगर सिंह परिवार की फैक्ट्री एवरलास्टिंग को निगलना चाहे तो ये किसी बड़े मजाक से कम नहीं था। कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं करेगा सिवाय रवि के, क्योंकि रवि ने शिवा का पूरा व्यापारिक खाका पढ़ लिया था। वैसी योजना या तो कोई पागल बना सकता था या फिर कोई बहुत बड़ा जीनियस। रवि तो पैदाइशी जुआरी था, इसलिए उसने शिवा के पीछे चलने और एक बहुत बड़ा दांव खेलने का फैसला कर लिया। ... आने वाले दिनों में शिवा की योजना के मुताबिक उसका पहला कदम एक दिवालिया हो चुकी कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री को खरीदना था। वहां वह अपने 4 देसी ड्रिंक्स बनाना चाहता था, आइस ब्लैक टी, ग्रीन टी, जैस्मीन टी और रॉक शुगर पिए।
ये चारों ड्रिंक्स न केवल हर उम्र के लोगों के लिए बेहतरीन थीं, बल्कि हर एक का अपना एक अलग और ख़ास स्वाद था, और सबसे बड़ी बात, इनकी बिक्री बाजार में आग लगा देती थी। जिस दिवालिया फैक्ट्री को शिवा खरीदने की सोच रहा था, वह मुंबई के टोकवावान इलाके में थी। मध्य मुंबई के दक्षिण में बसा टोकवावान मुंबई के पूरे विकास के इतिहास में हमेशा से एक भुला दिया गया इलाका रहा था। बहुत पुराने समय से ही यहाँ का विकास आसपास के इलाकों के मुकाबले काफ़ी पीछे छूट गया था। आज के समय में टोकवावान के ठीक बगल में मुंबई का काई तक एयरपोर्ट बनने के कारण वहाँ की इमारतों को लेकर सख्त नियम बन गए थे, जिसने इसके विकास पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। यही वजह थी कि टोकवावान के ज़्यादातर घर आज भी छोटी छोटी चौल और साधारण से बंगले ही थे। समुद्र के किनारे होने के कारण टोकवावान ने समुद्र को पाट कर अपनी ज़मीन बढ़ाई, जिससे ये धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल जोन में बदल गया। इसी बात ने वहाँ के बाकी व्यापारों के विकास को पूरी तरह से दबा दिया था। लेकिन एक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में टोकवावान का नाम मुंबई के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, क्योंकि यह मुंबई का सबसे पहला इंडस्ट्रियल जोन और एक संसाधनों से भरा इलाका बन गया था। वहाँ आपको हर उस फैक्ट्री का नामो निशान मिल सकता था जिसके बारे में आप सोच सकते थे, जैसे कि बिजली घर, सीमेंट के कारखाने, चमड़े के कारखाने और छोटी छोटी लोहे की फैक्ट्रियाँ। जिस सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री को शिवा खरीदना चाहता था, उसका मुंबई में 10 साल से भी ज़्यादा पुराना इतिहास था और उसका नाम पीसफुल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री था। ये सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री मुंबई की सबसे पहली पूरी तरह से देसी फैक्ट्री थी, जो मुख्य रूप से ऑरेंज जूस, ग्रेपफ्रूट वाटर और गन्ने का रस बनाती थी, जो मुंबई के लोगों का सबसे पसंदीदा ड्रिंक था। जब शिवा और बल्लू दादा गाड़ी चलाकर उस सोडा फैक्ट्री के पास पहुंचे, तो उनके सामने एक बेहद सुनसान और वीरान नज़ारा था। नीले रंग की चद्दरों से बनी वह विशाल फैक्ट्री पूरी तरह से जर्जर और खस्ताहाल थी। चद्दरों में पड़े बड़े बड़े छेदों से अंदर की सोडा बनाने वाली मशीनें तक साफ दिखाई दे रही थीं। मुख्य दरवाजे पर 3 बेहद कमज़ोर और पतले रखवाले कुत्ते लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। वे आकार में बहुत बड़े थे, एक आम इंसान के आधे कद से भी ऊंचे। जमीन पर कुत्तों के बर्तन रखे हुए थे, जिन्हें उन्होंने चाट चाट कर एकदम साफ कर दिया था। उनमें खाने का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं बचा था। उन तीनों भूखे कुत्तों ने जैसे ही शिवा और उसके आदमियों को देखा, वे जोर जोर से भौंकने और गुर्राने लगे। उनके मुंह पूरी तरह से खुले हुए थे, जिनमें से उनके सफ़ेद और नुकीले दांत साफ दिख रहे थे, जो दिल दहला देने वाला नज़ारा था। वे जिन मोटी लोहे की जंजीरों से बंधे थे, वे जोर जोर से खनखना रही थीं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे किसी भी पल उस जंजीर को तोड़कर उन पर खूंखार तरीके से झपट पड़ेंगे। उस सोडा फैक्ट्री से थोड़ी ही दूरी पर टीन की छत वाली एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर 3 खूंखार शक्ल वाले आदमी ताश खेल रहे थे। हर किसी के माथे पर कागज का एक टुकड़ा चिपका हुआ था, जिस पर कछुआ या मूर्ख लिखा हुआ था। उनमें से एक मोटे आदमी ने अपना एक पैर बिस्तर के बोर्ड पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से अपने पैर की उंगलियों के बीच खुजला रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे ब्लैकी, तुम में से कोई एक बाहर जाकर देखता क्यों नहीं? ये कमबख्त कुत्ता इतनी जोर से क्यों भौंक रहा है? क्या खाक देखें, वे कुत्ते भूख से मर रहे हैं। हमारे पास खुद खाने को कुछ नहीं है और वे भी भूखे तड़प रहे हैं। शायद उन्होंने कोई चूहा वूहा देख लिया होगा और पागल हो गए होंगे। तुम दोनों एकदम निठल्ले और आलसी हो। अगर बॉस विकास को पता चल गया कि तुम इस तरह काम चोरी कर रहे हो, तो वह तुम्हारी टांगें तोड़ देगा। मोटे कुणाल ने बेमन से अपनी जगह से उठते हुए कहा। उसने बिना ठीक से पहने ही अपने जूतों में पैर फंसाए और अपना पेट सहलाते हुए बाहर की तरफ चल दिया। उसने मुड़कर कहा, मैंने कह दिया है जो मुझे कहना था। जो भी मेरे साथ बाहर नहीं आएगा, मैं बॉस विकास को सब बता दूंगा। वह तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देगा। हालांकि ब्लैकी और आकाश अच्छी तरह जानते थे कि मोटा कुणाल सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें अपने ताश के पत्ते नीचे रखने पड़े और जल्दी से अपने जूते पहनकर उसके पीछे भागना पड़ा। मोटे कुणाल, तू बड़ा ही पकाऊ इंसान है। तू अकेला भी तो जा सकता था, हमें अपने साथ घसीटने की क्या ज़रूरत थी? हम पक्के भाई हैं यार, जाहिर है हम अच्छे और बुरे दोनों वक्त में एक साथ रहेंगे। इसमें मुश्किल ही क्या है? इस मनहूस और सुनसान जगह पर कोई पागल ही आएगा। हाँ, यहाँ तक कि छोटे मोटे चोर उचक्के भी इस जगह पर थूकना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन हमारे बीच ही कुछ चोर छिपे बैठे हैं, उन्होंने फैक्ट्री से वह सब कुछ चुरा लिया है जो चुराया जा सकता था। बॉस विकास भी उन चोरी करने वाले मजदूरों के साथ बहुत ज़्यादा ही नरमी से पेश आते हैं। उन्होंने उन चोरों को सज़ा तक नहीं दी, बस हम तीनों को यहाँ रोक लिया ताकि हम इन सब की निगरानी कर सकें। इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि बॉस विकास अच्छी तरह जानते हैं कि उन बेचारों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। फैक्ट्री को उन मजदूरों के बहुत सारे पैसे चुकाने हैं। वे सब बस 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं। अपनी उस छोटी सी तनख्वाह के भरोसे वे अपने पूरे परिवार का पेट पालते हैं। अब जब फैक्ट्री पूरी तरह से बंद होने की कगार पर आ खड़ी है, तो वे लोगों को इस तरह भूख से तड़प तड़प कर मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।
बातें करते करते जब वे तीनों धीरे धीरे टहलते हुए फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने तुरंत देखा कि बल्लू उन तीनों खूंखार रखवाले कुत्तों को बड़े मजे से मीट वाले बन खिला रहा था। उसी के ठीक बगल में एक शानदार सूट और टाई पहने शिवा गाड़ी से पीठ टिकाए हुए था। उसने अपने दोनों पैरों को क्रॉस किया हुआ था, उसका एक हाथ कमर पर था और उसकी उंगलियों के बीच एक सिगरेट दबी हुई थी जिसे वह बड़े ही शाही और आलसी अंदाज में पी रहा था। ओए रुक जा, कौन हो तुम लोग? यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम मजे से आओ और जो मन में आए वो करो। अभी भी कुत्ते को खाना खिला रहे हो? क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता कि किसी अनजान के बड़े कुत्तों को ऐसे ही खाना नहीं खिलाते? मोटे कुणाल, ब्लैकी और आकाश ने तेजी से आगे बढ़ते हुए उन पर जोर से चिल्लाकर कहा। जब शिवा ने किसी को बाहर आते देखा तो वह सीधा खड़ा हो गया और बड़ी ही शालीनता से माफ़ी मांगते हुए उन तीनों से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ही बल्लू को इन कुत्तों को खाना खिलाने के लिए कहा था। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने कई दिनों से कुछ खाया ही न हो। ये बेचारे बहुत ही लाचार और भूखे लग रहे थे। तुम बकवास क्या कर रहे हो? हमारे वफादार कुत्ते तुम जैसे अनजान लोगों का दिया हुआ खाना कभी नहीं खाएंगे। हाँ, ये तीनों कुत्ते हमारी फैक्ट्री के सबसे तेज और खूंखार रखवाले हैं, खासकर हमारा लकी, वह तो किसी भी बाहरी अनजान इंसान के हाथ से दिया गया खाना भूलकर भी नहीं खाएगा। इससे पहले कि वे तीनों अपनी बात पूरी भी कर पाते, उन्होंने मुड़कर देखा कि वे तीनों कुत्ते बड़े ही चाव से उन बन को निगल रहे थे, खासकर लकी, जो तो बर्तन को ही जीभ से चाट चाट कर साफ करने में लगा हुआ था। अरे कमबख्तों, तुम तीनों कुत्ते तो बड़े ही नमकहराम और धोखेबाज निकले। माफ़ कीजिएगा, मेरा नाम शिवा सिंह है और मैं एक व्यापारी हूँ। क्या आप लोग यहाँ काम करते हैं? मुझे आपके कारखाने के मैनेजर से किसी ज़रूरी सिलसिले में बात करनी है। शिवा ने अपनी जेब से सिगरेट की डिब्बी निकाली, कुछ सिगरेट बाहर निकाली और मोटे कुणाल और उसके दोनों साथियों की तरफ बढ़ा दी। मोटे कुणाल और उसके दोनों साथियों ने उन तीनों नमकहराम कुत्तों की कोई परवाह नहीं की। उन्होंने देखा कि शिवा ने एक शानदार और महंगा सूट पहना हुआ है और बहुत तमीज़ से बात कर रहा है, जिससे वह कोई बहुत बड़ा और रईस आदमी लग रहा था। उन्होंने सिगरेट लेने से पहले बड़ी बेताबी से अपने गंदे हाथ अपने कपड़ों पर पोंछे। जब उन्होंने सिगरेट को ध्यान से देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वह एक बहुत ही महंगी मार्लबोरो सिगरेट थी। उन दिनों इस सिगरेट के एक पैकेट की कीमत 23 रुपये हुआ करती थी, जो कि उन मजदूरों के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इन मजदूरों की महीने भर की कमाई ही सिर्फ 300 रुपये होती थी। हमारे बॉस अभी यहाँ नहीं हैं, मोटे कुणाल ने कहा। हमारे बॉस इस गांव के मुखिया भी हैं, कालू ने सीना तानकर कहा। आज हमारे मुखिया जी के परदादा का जन्मदिन है, आकाश ने चहकते हुए कहा। शिवा ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप लोग मुझे वहां तक ले जा सकते हैं? यह मोटा कुणाल एक पल के लिए हिचकिचाया। तभी बगल से बल्लू दादा की भारी और कड़क आवाज़ गूंजी, हम तुम्हें वहां तक पैदल चलने या अपनी गाड़ी लाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमारी गाड़ी में बैठो, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जैसे ही मोटे कुणाल और उसके साथियों ने सुना कि उन्हें एक शानदार गाड़ी में बैठने का मौका मिलेगा, वे तुरंत वहां जाने के लिए उतावले हो गए। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। उन तीनों ने खुशी से एक साथ हवा में अपने हाथ उठा दिए। वे अपनी पूरी जिंदगी में आज तक किसी कार में नहीं बैठे थे और वे अच्छी तरह जानते थे कि कार में घूमना कितना मज़ेदार और शान की बात होती है। अरे कालू और आकाश, तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। मैं तुम दोनों से उम्र में बड़ा हूं, इसलिए यह भारी काम मुझे ही करने दो। मोटे कुणाल ने अपने मुंह में सिगरेट दबाए हुए बड़ी ही गंभीरता से कहा। फिर वह पलटा और शिवा के सामने थोड़ा झुक कर बोला, शिवा बाबू, क्या आप तैयार हैं? चलिए, पहले आप गाड़ी में बैठिए। मैं कहाँ बैठूं? मैं आपको सीधा वहीं लेकर चलता हूँ। बस थोड़ा संभल कर गाड़ी चलाएगा। गांव में बहुत सारे आवारा कुत्ते हैं जो खुलेआम घूमते रहते हैं और उन्हें बांध कर नहीं रखा जाता। टोकवावान थरीप्लम गांव। जब शिवा ने अपनी गाड़ी गांव के अंदर घुमाई तो पूरा गांव एक बड़े से मेले की तरह सजा हुआ था। आज उस गांव के मुखिया और सबसे बुजुर्ग इंसान दादाजी का जन्मदिन था और गांव का लगभग हर एक इंसान उन्हें बधाई देने के लिए इकट्ठा हुआ था। जन्मदिन पर दिए जाने वाले तोहफे भी बड़े अजीब और अलग अलग तरह के थे। कोई देसी मुर्गी के अंडे लाया था तो कोई बत्तख के अंडे या फिर गोभी, मूली, सूखा नमकीन मांस और सॉसेज। कुल मिलाकर बहुत कम लोगों ने लिफाफे में पैसे दिए थे, ज्यादातर तोहफे गांव की देसी चीजें ही थीं। घर के बड़े कमरे के अंदर मुखिया विकास के चेहरे पर गहरी नाराजगी छाई हुई थी। उसने चिढ़ते हुए अपने दादाजी से कहा, हमारे गांव के लोग सच में बहुत कंजूस और चालू हैं। आप अपना इतना बड़ा जन्मदिन मना रहे हैं और ये लोग हमें इन सस्ती और फालतू चीज़ों से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने आगे भड़ास निकालते हुए कहा, पिछली बार जब रामू के पिता ने अपना जन्मदिन मनाया था तो इस गांव का मुखिया होने के नाते मैंने उन्हें शगुन के तौर पर कम से कम 5 रुपये का तोहफा दिया था। और इस बार उस रामू ने एक पैसा तक नहीं दिया, बल्कि वह सिर्फ एक टोकरी भरकर सूखी मछलियां उठा लाया। वह सच में मेरी कोई इज्जत नहीं करता।
बूढ़े दादाजी ने मुखिया विकास को डांटते हुए कहा, बेटा हम सब एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो कोई प्यार से जो भी दे दे वही सबसे बड़ा तोहफा होता है। बातों बातों में इतना हिसाब किताब लगाने से इंसान की उम्र कम हो जाती है। मुखिया विकास ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, आप कुछ ज्यादा ही दयालु और सीधे हैं। जरा रुकिए, जब हम बैठकर पूरा हिसाब जोड़ेंगे तब पता चलेगा कि आपने अपने इस बड़े से जन्मदिन के जश्न में कितने पैसों का भारी नुकसान उठाया है। विकास अभी बुरी तरह से झुंझला ही रहा था कि तभी उसने बाहर किसी को जोर से चिल्लाते हुए सुना, गाड़ी आई है, एक बड़ी सी कार आई है। टोकवावान का एक गांव बहुत ही पिछड़ा और शहर से कटा हुआ था। आम दिनों में यहाँ भूलकर भी कोई कार नहीं आती थी, साइकिलें तक मुश्किल से ही दिखाई देती थीं। यहाँ के ज्यादातर लोग सब्जी मंडी जाने के लिए या तो पैदल ही मध्य मुंबई शहर तक जाते थे या फिर पास से कोई घोड़ा गाड़ी पकड़ लेते थे। कौन आया है भाई, जरा बाहर जाकर देखो तो, बूढ़े दादाजी ने अपने पोते विकास से कहा। मुखिया विकास ने अपनी नाक में उंगली डालते हुए चिढ़कर कहा, और कौन हो सकता है, पक्का कर वसूली वाले या पानी विभाग वाले पैसे उगाहने आ गए होंगे। हम जैसी गरीब और बकवास जगह पर उनके अलावा और कौन सा भूत मंडराने आएगा। हो सकता है वो मुझे जन्मदिन की बधाई देने आए हों। दादाजी आपकी उम्र क्या हो गई है, आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। आपने अपनी पूरी जिंदगी इसी छोटे से गांव में बिता दी, शहर में आपको जानता ही कौन है। और भला कौन सिर्फ आपको जन्मदिन की बधाई देने के लिए इतनी दूर गाड़ी चलाकर आएगा। मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना बंद कीजिए। इतना सब कहने के बावजूद विकास ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, खैर मैं जाकर देखता हूँ। अगर वे सच में कर वसूलने आए हैं तो आज जो भी ये सूखी मछलियाँ और अंडे हमें तोहफे में मिले हैं मैं वो सब उनके माथे मार दूंगा। मिट्टी की ईंटों से बने एक बड़े से आंगन के पास एक काले रंग की शानदार फॉक्सवैगन गाड़ी आकर रुकी। शिवा, बल्लू दादा और मोटे कुणाल के गाड़ी से बाहर कदम रखते ही गांव वालों की एक भारी भीड़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ओए मोटे कुणाल, तेरी तो लॉटरी लग गई क्या, अब तो तू कारों में घूमने लगा है। अरे नहीं रे, मैं तो बस इन बाबू लोगों को यहाँ का रास्ता दिखाने लाया था, मोटे कुणाल ने कहा, लेकिन उसका चेहरा घमंड और खुशी से चमक रहा था। उसने जानबूझकर गाड़ी के बोनट पर टेक लगा ली, मुंह में सिगरेट दबाए और किसी विज्ञापन के हीरो की तरह पोज देने लगा। हाँ तो बॉस विकास कहाँ हैं? इन शिवा बाबू को उनसे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। गांव वाले उस चमचमाती गाड़ी के चारों ओर जमा होकर खुसुर पुसुर कर रहे थे। कुछ अपने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश कर रहे थे, कुछ शीशे से अंदर झांक रहे थे और कुछ मोटे कुणाल की नकल उतारते हुए गाड़ी पर टेक लगा रहे थे। उनमें से एक ने कुणाल से कहा, मुखिया जी अंदर दादाजी के पास बैठे हैं, लेकिन उनका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। आज उन्हें तोहफे में बहुत सारी सूखी मछलियां जो मिल गई हैं। शिवा ने तुरंत बल्लू दादा को इशारा किया कि वह गाड़ी से महंगी सिगरेट के पैकेट निकाले और वहां मौजूद सभी गांव वालों में बांट दे। कुछ ही पलों में उस गाड़ी के चारों तरफ दिवाली के मेले जैसी रौनक और चहल पहल छा गई। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है, इतनी भीड़ और शोर शराबा क्यों है? बॉस विकास अपनी टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए बाहर आया। मोटा कुणाल तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और उससे बोला, बॉस आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे कौन मिलने आया है? जी मैं हूँ, मेरा नाम शिवा सिंह है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जिस इंसान की तलाश थी उसे सामने देखकर शिवा ने तुरंत आगे बढ़कर हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मुखिया विकास ने शिवा को ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा, लेकिन उससे हाथ मिलाने के बजाय उसने रूखेपन से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे तुम्हें क्या काम है? शिवा ने बिना किसी नाराजगी के अपना हाथ वापस खींच लिया। उसके चेहरे की मुस्कान वैसी ही बनी रही और इस बार उसने अपनी जेब से एक महंगी सिगरेट निकालकर विकास की तरफ बढ़ा दी। विकास ने उस महंगी और शानदार सिगरेट को एक नज़र देखा। मेरे पास पीने के लिए खुद की देसी तंबाकू है, मुझे इन विदेशी सिगरेटों को पीने की कोई आदत नहीं है, उसने कड़क आवाज में कहा, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वह सिगरेट लेकर अपने कान के पीछे फंसा ली। शिवा ने तुरंत उसे यह नहीं बताया कि वह यहाँ उसकी सोडा फैक्ट्री खरीदने के मकसद से आया है। इसके बजाय उसने बड़ी ही मिठास के साथ मुस्कुराते हुए विकास से कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा जल्दी में यहाँ आ गया। मैंने अभी अभी बाहर लोगों से सुना कि आज आपके दादाजी का जन्मदिन है। मैंने उनके लिए एक छोटा सा तोहफा तैयार किया है, कृपया मेरे सम्मान के प्रतीक के रूप में इसे स्वीकार करें। ये कहते हुए शिवा ने अपनी जेब से अपना चमड़े का बटुआ निकाला, उसे खोला और उसमें से 100 के 6 कड़क नोट निकाले, जो कुल मिलाकर 600 रुपये थे। बल्लू, क्या तुम्हारे पास कोई शगुन का लाल लिफाफा है? ये सुनकर बल्लू दादा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं शिवा बाबू, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज यहाँ किसी का जन्मदिन है, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी लेकर नहीं आया। शिवा ने थोड़ा शर्मिंदा होने का नाटक किया और विकास से कहा, ये 6 का अंक बहुत ही शुभ और किस्मत वाला माना जाता है। मेरे पास शगुन का लिफाफा नहीं है, कृपया इसके लिए मुझे माफ़ कर दें। विकास पूरे 3 सेकंड तक बुत बनकर खड़ा रहा।
कोई सच में उसके परदादा के जन्मदिन पर नकद पैसे लेकर आया था, और वह भी पूरे 600 रुपये का भारी भरकम शगुन। अरे बाप रे, क्या मैंने अभी अभी इस अमीर आदमी के साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी थी। अगले ही पल मुखिया विकास का चेहरा खुशी से खिल उठा और वह दांत निपोड़ते हुए बोला, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब बात पैसों की हो तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे लिफाफे के अंदर हैं या बाहर। शगुन के लिफाफे तो बस एक पुरानी रस्म है, एक अच्छा शगुन मानने का तरीका। उसने झट से वे 600 रुपये अपने हाथ में झपट लिए, उसका दिल खुशी से बल्लियों उछल रहा था। क्या आपका नाम शिवा बाबू है? अगर आपके पास थोड़ा समय है तो आइए अंदर चलकर हमारे साथ एक जाम पीजिए। विकास ने पूरी चापलूसी के साथ अंदर आने का न्योता दिया। शिवा ने चारों तरफ मचे शोर शराबे और भीड़ को देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि व्यापार की इतनी बड़ी बात इस तरह के माहौल में नहीं की जा सकती, इसलिए उसने कहा, एक काम करते हैं, मैंने पास के ही ड्रैगन सिटी होटल में एक बहुत ही शानदार दावत का इंतजाम किया है। मैं आपको और पीसफुल सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री के कई बड़े अधिकारियों को एक साथ शांति से बैठकर खाना खाने और बातचीत करने का न्योता देना चाहता हूँ। विकास ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी ठुड्डी पर उंगली फेरते हुए कहा, आज मेरे दादाजी का जन्मदिन है और मैं ठहरा एक बहुत ही आज्ञाकारी और संस्कारी बेटा, मैं उन्हें इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? क्या सच में ऐसा है? ये तो बड़े ही अफसोस की बात है। मैंने हमारा साथ निभाने के लिए कुछ बेहद हसीन और खूबसूरत लड़कियों को भी वहाँ बुलाया था। वे सब आप जैसे किसी रुतबे वाले और बड़े इंसान से मिलने के लिए बहुत बेताब हैं। खूबसूरत लड़कियां? विकास एकदम से अपनी जगह से उछल पड़ा। शिवा बाबू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतनी दूर से इतनी इज्जत देकर मुझे बुलाने आए हैं। अगर मैंने आपके इस प्यार को ठुकरा दिया तो यह आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। चलिए अभी चलते हैं। लेकिन शिवा ने उस घर के अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपने तो अभी अभी कहा था कि आप एक बहुत ही संस्कारी बेटे हैं, क्या आपका इस तरह बीच में से जाना ठीक रहेगा? अरे कोई बात नहीं, मेरे दादाजी मेरे बिना यहाँ मर थोड़े ही जाएंगे। लेकिन उन बेचारी हसीन लड़कियों की बात ही अलग है, अगर उन्हें मेरे दर्शन नहीं हुए तो उनका दिल पूरी तरह से टूट जाएगा। विकास ने तेजी से शिवा की कार में बैठते हुए बाहर खड़े मोटे कुणाल को आदेश दिया, ओए कुणाल, तू अंदर जाकर मेरे दादाजी के साथ दावत का मजा ले। मैं शिवा बाबू के साथ उस बड़े होटल में जा रहा हूँ। मेरे बिना उन खूबसूरत लड़कियों का दिल तड़प तड़प कर टूट जाएगा। सुंदरता का असली कद्रदान और उनका रखवाला मुखिया विकास, जो अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला एक सच्चा सपूत था। विकास